हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो आज हम जो है वन शॉट में 10th क्लास की केमिस्ट्री रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 आता है सबसे पहले आपका। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा बच्चों? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम देख लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद जो है रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बच्चों ये चैप्टर है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे हम, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो बच्चों कलर में चेंज आ जाए, अगर स्टेट में चेंज आ जाए, या फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाए, ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इक्वेशन की, इक्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? तो बच्चों इक्वेशन का मतलब है सिंपल वे टू राइट वर्ड इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक सिंपल फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। यानी कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ हुई। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बन गया हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो उस चीज को किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? Mg+O2 MgO लिख दिया। तो यहाँ पर जो ये आपको सिंबॉलिकली फॉर्म में इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है बच्चों? केमिकल इक्वेशन है। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं केमिकल इक्वेशन में हम देखेंगे क्या, दो टाइप की केमिकल इक्वेशन हमारे सामने आएगी। पहले तो आती है, अगर मैं बात करूं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन और एक बैलेंस्ड इक्वेशन। इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? जो बैलेंस ना हो, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर ना हो, उसको हम अनबैलेंस्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसको बैलेंस किया जाता है बच्चों। बैलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने जो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों फ्लो चार्ट दिया हुआ है इस रिएक्शन, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर और भी टॉपिक्स है, जैसे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है हमें, टाइप ऑफ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़नी है, डिकम्पोजिशन पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन, रिऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है। ठीक है, कोरोजन डेंसिटी पढ़ना है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये सारे पॉइंट हमें कवर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जो रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो इसमें जो हमने पढ़ा, दो तरीके की रिएक्शन मानी जाती है। एक जिसको एक स्केलेटन कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन जिसको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन क्या है? तो बच्चों स्केलेटल इक्वेशन उसी को बोला गया है जो अनबैलेंस्ड रहती है। जो अनबैलेंस्ड होगी उसको स्केलेटन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना। तो यहाँ पर उसको बैलेंस करके दिखाया गया। एक्चुअल में ये बैलेंस है तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो बैलेंस्ड कौन सी होती है? जिसको हम बैलेंस कर देते हैं। यानी कि जो अनबैलेंस्ड होगी उसको स्केलेटल, और बैलेंस्ड वाली को तो हम बैलेंस्ड ही बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है आपको केमिकल रिएक्शन की। अच्छा बच्चों, ये जो नोट्स आपको सामने दिखाई दे रही है आपकी सपोर्टिंग मटेरियल के नोट है, और बहुत बढ़िया नोट्स हैं क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आप अपने सपोर्टिंग मटेरियल को फॉलो करो और उसकी क्विक रिवीजन वहां से आप कर सकते हो। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों? जिसमें नया सब्सटेंस बने विद न्यू प्रॉपर्टीज। चलिए, ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। तो व्हाट इज रिएक्टेंट्स? तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो नए सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में बन के आएंगे उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ में रिएक्शंस का। तो डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन है। यानी कि डेली लाइफ में होने वाली केमिकल रिएक्शन की बात करी हमने। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे? चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है। यानी कि हो सकता है कलर में चेंज आ जाए किसी सब्सटेंस के, ठीक है, स्टेट में चेंज आ जाए, किसी का टेम्परेचर बढ़ जाए, कम हो जाए, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, यानी कि गैस निकलने लग जाए। तो अगर ये आपको साइन वहां पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई से भी कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओ केमिकल रिएक्शन हो रही है। चलिए अब आप बात करते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे हम? रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों रिएक्शन को, तो वर्ड इक्वेशन होती है। क्या होती है? वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन नाम से पता लग रहा है वर्ड होंगे इसमें, सारे क्या होंगे? वर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिंक लिया, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सारे रिएक्टेंट्स के भी, प्रोडक्ट के भी, सबके वर्ड लिख दिए गए हैं, यानी नाम लिख दिए गए हैं।
तो एलएचएस में कौन से होते हैं हमारे, हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हैं, और आरएचएस में हम प्रोडक्ट को लिखते हैं। एरो का साइन हमेशा किस तरफ होगा बच्चों, एरो का साइन हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन की बात करें बच्चों, अब केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो वर्ड इक्वेशन की, वर्ड इक्वेशन में हमने वर्ड में लिखा, केमिकल इक्वेशन हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, यानी कि इट इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं बच्चों, Zn की जगह पे हमने सॉरी जिंक की जगह पे हमने Zn लिख दिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे उसका सिंबल लिख दिया H2SO4, ठीक है फॉर्मूला, और जिंक सल्फेट की जगह पे ZnSO4, और हमारा हाइड्रोजन गैस की जगह पे H2 लिख दिया। तो ये हमारे क्या हो गई बच्चों, एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर यही समझाया गया है कि केमिकल इक्वेशन आर द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इन्वॉल्विंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन इन फिजिकल स्टेट, ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एग्जांपल के नीचे बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन की एक रिएक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैग्नीशियम रिबन जो एयर में बर्न किया जाता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाएगा तो बच्चों कोई भी चीज जलती है तो किसके साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा मैग्नीशियम, ठीक है। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की अगर बात करें तो बैलेंसिंग क्या है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनेगा ना खत्म होगा। इसका मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अब बच्चों बात क्या है कि हम यहाँ पर मास बैलेंस नहीं करते, एक्चुअल में हमें ना नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर दो तो मास भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चीज को बच्चों। इस मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हिट एंड ट्रायल मेथड गिवन है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, स्टेप 1 है बच्चों, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। तो F हमारे सामने एक इक्वेशन है Fe + H2O Fe3O4 और H2, यानी कि ये इक्वेशन है जिसमें हमारा जो है आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हमारा फेरिक ऑक्साइड बना और हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनी। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनसाइड द बॉक्स, अगर यहाँ पर जो बॉक्स बनाई गई थी वहां पर कोई चीज नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप में क्या रहा है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करो और देखो दोनों तरफ एटम्स इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो Fe का जो लेफ्ट साइड में एक एटम है, उधर राइट साइड में Fe के 3 एटम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, अनबैलेंस है, ठीक है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का बहुत आसान तरीका है बच्चों, मैं आपको अपनी तरफ से भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में फॉलो किया गया है इस तरीके को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल बना के दिखाई गई है, Fe कितने हमारे पास, एक लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यहाँ पर है और 2 ही वहां पर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 यहाँ पर है और 4 वहां पर है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, Fe के आगे 3 लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप नंबर 4 में Fe के आगे 3 लगा दिया और हमारे राइट साइड में तो है ही 3, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी नॉन मेटल नहीं है, तो यानी कि वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों ऑक्सीजन पर, क्योंकि यहाँ पर तीसरा और कोई बचा नहीं है, तो ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या देखेंगे हम, लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन थे, यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो हमारे 4 लगाना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। 4 यहाँ पर लगाया, 4 लगाने के बाद क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे यहाँ पर 4 हो गए और वहां पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 4 ही थे, ठीक है, राइट साइड में 4 ही थे। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा बच्चों हमारे को, अब हमारे को लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो जब 4 आपने ऑक्सीजन के लिए लगाया तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 8, और लेकिन वहां पर जो हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे, 2 ही थे, तो हमने यहाँ पर भी 4 लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास वहां पर भी क्या हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वरना आपको मैंने थोड़ा करके भी दिखा रखा है, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, वहां पर भी आप जाके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो बच्चों लास्ट में फिर हम लिखते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए S लगाते हैं, लिक्विड स्टेट के लिए L लगाते हैं, एक्वस गैसेस स्टेट के लिए G लगाते हैं, एक्वस के लिए AQ लगाते हैं। ये स्टेप क्या है बच्चों, ये फिजिकल स्टेट को मेंशन करना होता है। अगर केमिकल रिएक्शन में आप करना चाहो तो कर दो, ठीक है। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है जब तक बोला नहीं जाए तब तक मेंशन मत करो, ठीक है। स्टेप 6 होता है, कहता है राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द टेंपरेचर एंड प्रेशर ऑफ और कैटलिस्ट एरो अबव द एरो और बिलो द एरो। कह रहा है कि आपको कैटलिस्ट गिवन है, कंडीशन गिवन है, टेंपरेचर गिवन है, जो भी कंडीशन दी हुई है सारी सारी कहां पे लिखोगे बच्चों, एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे लिखोगे। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
तो ध्यान से सुनते रहना बच्चों, रिवाइज करा रहा हूँ तो ध्यान से सुनते रहना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, the reaction in which two or more reactants combine to form single product। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए बच्चों बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन को जलाया, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, CO2 बनी। तो आप देख सकते हो CO2 इज अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, H2 हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के अंदर मिलाया, H2O बना, यानी कि लिक्विड, यानी कि हमारा वाटर क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है। और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कि क्विकलाइन, और हमारे पास वाटर के अंदर मिलाया तो हमारे को सिलिकलाइन मिला यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारा क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है। तो आप इस इन तीनों एग्जांपल्स में देख सकते हो कि रिएक्टेंट हमारे पास दो दो थे लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना? सिंगल बना। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, इसके अंदर बच्चों एक और रिएक्शन आती है हमारे को जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट हमारी हीट या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट के बनते बनते क्या बनेगी? हीट या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। चलिए, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपके ऊपर जो एक रिएक्शन दी हुई थी वो भी किसका एग्जांपल है, लेकिन हम और अदर एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। तो एग्जांपल है हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आप नेचुरल गैस को बच्चों अगर जलाओगे तो नेचुरल गैस जब जलती है तो यानी कि मीथेन हमारी जलेगी तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो CO2 प्रोड्यूस होता है, H2 प्रोड्यूस होता है, साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस रिएक्शन में बच्चों प्रोडक्ट के साथ में क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। तो ये क्या है? हमारी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली बच्चों रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक की तरह कंसीडर की जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि रेस्पिरेशन में भी क्या होता है बच्चों? जो हमने खाना खाया होता है वहां से हमें ग्लूकोज मिलता है हमारी सेल को, और जो ग्लूकोज मिल रहा होता है वो ग्लूकोज हमारी सेल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, वाटर बना देता है, और साथ में हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है जो कि बॉडी फंक्शंस में इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन में क्या बन रहा है बच्चों? एनर्जी बन रही है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें एनर्जी बनी, यानी कि प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन हो या फिर हीट का फॉर्मेशन हो, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। डिकम्पोजिशन क्या है बच्चों? जस्ट ऑपोजिट है किसकी? कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की उल्टी होती है ऑपोजिट, बिल्कुल। ठीक है, कैसे? वहां पर अपने क्या देखा था बच्चों? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे, यानी फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा बच्चों? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, ए से हमारा क्या बना? बी और सी बना, यानी कि ए हमारा सिंगल था रिएक्टेंट और जिससे प्रोडक्ट बने बी और सी, यानी कि दो प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की डिकम्पोजिशन है, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से पता लग रहा है थर्मल, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा किया जाएगा बच्चों, यानी कि जिसमें हीट का इस्तेमाल किया जाए और डिकम्पोजिशन कराया जाए, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए FeSO4 बच्चों, FeSO4 क्या होता है? हमारा फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट को हीट किया, हीट करने के बाद वो हमारा Fe2O3 बना, फेरिक ऑक्साइड, और SO2 बना और SO3 बना, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप देख सकते हो रेड ब्राउन कलर में बनते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक सिंगल रिएक्टेंट से हमारे 3 प्रोडक्ट बने। तो यानी कि डिकम्पोजिशन, और कौन सी डिकम्पोजिशन बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए अगले उस पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हीट किया, हीट करने के बाद बच्चों क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक चीज को हीट दिया और दो चीज हमारे पास बनकर आई, यानी कि दो प्रोडक्ट बन गया। तो ये भी क्या है हमारे बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही सिमिलरली एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी गई, जिसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल था हमारे पास, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो हमारे पास लेड ऑक्साइड मिला और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला और ऑक्सीजन मिला। तो आप देख सकते हो एक सिंगल रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी क्या हमारी डिकम्पोजिशन है, और कौन सी डिकम्पोजिशन है बच्चों? ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। तो एक और डिकम्पोजिशन हमारे पास जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। डिकम्पोजिशन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए कैसे होता है? तो बच्चों एग्जांपल इसका बेस्ट हमारे पास क्या है? वाटर है। वाटर को हमने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया वाटर में। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया वाटर में तो हाइड्रोजन गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। तो यानी कि वाटर जो है वो डिकम्पोज हो गया किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन सी कहां पर आएगी? तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो बच्चों हमारे पास दो चीज होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है, टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको हम पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। तो बच्चों पॉजिटिव वाला जो होगा, पॉजिटिव वाले पर कौन सी गैस आएगी? जो नेगेटिव आयन बनाती होगी। बच्चों नेगेटिव आयन कौन सा बनाती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज अ नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की गैस कहां पर आएगी बच्चों? एनोड पर आएगी, और हमारी हाइड्रोजन की जो गैस होगी वो कहां पर दिखाई देगी आपको? कैथोड पर दिखाई देगी। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रहे कौन सी गैस कहां आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा था बच्चों यहाँ से रिलेटेड, क्या कि कौन सी गैस कहां पर आती है, ये भी आता है, और साथ में आता है एक गैस दूसरे के डबल है।
तो कौन सी डबल है वो भी आपको बताना है। तो जैसे कि आप ऊपर एक रिएक्शन देख रहे हो तो इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2H2 और एक सिंगल ऑक्सीजन यानी कि 2 मोल्स ऑफ H2 और सिंगल मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो साफ साफ दिख रहा है हाइड्रोजन इज डबल अमाउंट, यानी कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में आती है। चलिए नेक्स्ट डिकम्पोजिशन पे चलते हैं बच्चों, जिसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटोलिटिक। फोटोलिटिक में क्या होता है बच्चों, जहां पर भी फोटो वर्ड हो जाए तो समझ जाओ लाइट से रिलेशन है कुछ ना कुछ, तो यानी कि फोटोलिटिक इसका मतलब है डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन किसके थ्रू बच्चों? सनलाइट के थ्रू होगा। तो ऐसी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसका जो किसके प्रेजेंस में हो बच्चों? सनलाइट के प्रेजेंस में, उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए बच्चों नीचे दो एग्जांपल दिए हुए हैं। हमारे पास था AgCl जो कि क्या है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दो बच्चों तो सिल्वर अलग हो जाता, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका। ऐसे हमारा बच्चों क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका भी डिकम्पोजिशन होता है अगर आप इसको सनलाइट में ओपन छोड़ दोगे। तो इसलिए बच्चों इन दोनों को या इनको क्या करा जाता है बच्चों? इनको है ना लैब वगैरह में डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है ताकि इन पे सनलाइट ना पड़े, और सनलाइट नहीं पड़ेगी तो डिकम्पोज नहीं होंगे, अगर सनलाइट पड़ गई तो डिकम्पोज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, फिर हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए बच्चों इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। एक्सोथर्मिक हमने पढ़ लिया था। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? तो बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसको कराने के लिए किसी भी टाइप की एनर्जी या फिर हीट की जरूरत पड़े, ठीक है, उसको हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो भी रिएक्शन अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी सारी, वो सारी की सारी एंडोथर्मिक में आएगी। क्यों? सभी को कराने के लिए किसी न किसी टाइप ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो ध्यान रहे, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। क्वेश्चन क्या आता है कि आपको एक एक एग्जाम्पल पूछेगा कि आप सभी जो है एक एक एग्जांपल लिख के दिखाओ, सनलाइट वाली रिएक्शन का, हीट वाली रिएक्शन का, और साथ में हमारी कौन सी तीसरी कौन सी थी बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी वाली रिएक्शन का। तो तीनों के डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नाम से पता लग रहा है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों? जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है बच्चों? डिस्प्लेस करा देता है। तो हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या करा देता है? डिस्प्लेस करा देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेरस यानी कि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर से उसके कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा, और वहां पर देखो फेरस सल्फेट बन रहा है। समझ में आई बात? यानी कि फेरस ने क्या करा? कॉपर को अलग करा दिया, ठीक है, सल्फेट से। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, Zn है। Zn जो है बच्चों उसको डाल दिया कॉपर सल्फेट में, तो जिंक भी बच्चों ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? जिंक ने क्या करा? कॉपर को डिस्प्लेस करा दिया और क्या बना दिया? ZnSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। ध्यान से देख सकते हो आप। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बच्चों कलर में चेंज आता है, रीजन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर, ठीक है, इसलिए कलर में चेंज आ जाता है। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर तो नाम में डबल आ गया, क्या आ गया बच्चों? डबल। चलिए तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों? आयंस का एक्सचेंज होता है, बहुत सिंपल, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपको एनसीईआरटी के में दी हुई है, हमारे पास सोडियम सल्फेट है, उसमें डाल दिया हमने बैरियम क्लोराइड, और बैरियम क्लोराइड डालने के बाद बच्चों हमारे पास क्या बन गया? बैरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है। किसका एक्सचेंज हुआ बच्चों? आयंस का। या फिर आप ये बोल सकते हो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गई तो डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बच्चों डेफिनेशन में आपको क्या लिख के आना है कि यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का जो है एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल दिया हुआ बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड था। पोटेशियम आयोडाइड को किसमें डाल दिया बच्चों? हमारे लेड नाइट्रेट में डाल दिया, तो हमारे पास क्या बना? लेड आयोडाइड बन गया, और हमारे पास क्या बन गया बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो ये भी एक रिएक्शन है किसकी बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट की। आप ध्यान से देख लो बच्चों, यहाँ पर जो है जो पोटेशियम आयोडाइड बन गया है बच्चों, ये येलो पीपीटी होता है। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है येलो पीपीटी क्यों है, या फिर ये येलो पीपीटी कौन सा होता है इनमें से? तो येलो पीपीटी ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर बच्चों क्या डाल दिया? बैरियम आयोडाइड डाल दिया, तो हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड बन के आया, और साथ में क्या बन के आया बच्चों? बैरियम, ठीक है, ब्रोमाइड बन के आया। तो ये भी एक क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इजी है, ठीक है, आप मतलब समझ लो, समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ जाना या फिर हाइड्रोजन का कम हो जाना, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर हमारे पास क्या हो जाए? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए,
ठीक है। तो जैसे कि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज को। अब बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट पहले वाले का ऑपोजिट, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाल दिया तो हमारे पास कॉपर बन गया और H2O बन गया। तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो था H2 उसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर था उसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, तो उसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो एक और टॉपिक है बच्चों हमारे सामने, क्या है ये लास्ट टॉपिक है दो, ठीक है, कोरोजन। कोरोजन किसे कहते हैं बच्चों, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें क्या होता है, कोई भी मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मॉइस्चर, वाटर, ठीक है, किसी भी कांटेक्ट में आता है तो अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिससे कि वो कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है, जिससे कि वो डीके होना भी स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एग्जांपल है कोरोजन के। लेकिन इनसे बचाने के लिए पेपर में पूछा जाएगा ये आप कैसे बचाओगे, तो बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे बचाते हैं हम, डेली लाइफ में इतना इस्तेमाल करते हैं हम, पेंट लगा के, पेंट करके या प्राइमर मारते हैं, ये सारे रिएक्शन क्या है बच्चों, ये सारे प्रोसेस किस लिए किए जाते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए। चलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जाती है बच्चों, देखो सब पे तो हम नहीं कर सकते, पेंट नहीं लगा सकते सब पे, सारी चीजों को प्लेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कराते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी, इस चैप्टर का क्या है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, रेंसिडिटी भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी फैट कंटेनिंग सब्सटेंस हो गया, ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस हो गया, वो सारे जब ओपनली एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बच्चों। ऑक्सीडाइज होने के बाद उनका टेस्ट बदल जाता है, उनकी स्मेल बदल जाती है, यानी कि वो खाने योग्य नहीं बचते। तो ऐसे वो उससे हम क्या बोलते हैं, उसको रेंसिड हो गए वो, ठीक है। मेथड क्या है बच्चों रेंसिडिटी से बचाने के लिए, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सॉरी। तो बच्चों एंटीऑक्सीडेंट डालने का मतलब है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देगा। फॉर एग्जांपल चिप्स के पैकेट हो गए, कुरकुरे के पैकेट हो गए जो कि दुकानों में बिक रहे हैं, इसमें क्या डाला जाता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जो कि क्या करता है उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होने देती और ऑक्सीडेशन से बचाती है। दूसरा क्या है बच्चों प्रिवेंशन, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। खाने को किसमें रखो बच्चों, हवा से बचा के रखो, यानी कि एक ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें हवा ना घुस सके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर बच्चों रिवाइज हो गया है। तो अगर कोई दिक्कत है तो बच्चों कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम जो है चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 बच्चों क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये चैप्टर है। तो पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो बच्चों सबसे पहली बात तो हम एसिड बेस के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे बेसिस की, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, एसिड बेस दोनों देखेंगे, ठीक है। बेसिक्स क्या क्या उनकी मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, ठीक है, बेसिक चीजें क्या है इनके, वो सारे बारे में बात करेंगे, ठीक है। पीएच के बारे में बात करेंगे बच्चों इस चैप्टर में, पीएच कैसे डिसाइड करते हैं, सोल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कॉमन सोल्ट कौन से होते हैं, कौन कौन से सोल्ट्स मतलब कॉमन सोल्ट से क्या क्या हम बना सकते हैं, कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एसिड की। अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आता है कि एसिड क्या है, ठीक है। तो बच्चों एसिड क्या है, कहता है दीज आर सब्सटेंस व्हिच हैव सोर टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट में यानी कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं बच्चों उनको एसिड कहते हैं, ठीक है। और इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे को तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इसकी, ये H+ आयन देते हैं, यानी कि अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, अगर एसिड को हम पानी में डालते हैं तो वो हमारे को कौन से आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। The term acid has been derived from the Latin word जिसका नाम होता है acidus, which means sour, यानी कि ये जो एसिड वर्ड है ये बच्चों लेटिन लैंग्वेज से यानी कि वहां से वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम एसिडस होता है, जिसका नाम मतलब होता है सोर यानी कि खट्टा। चलिए तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब कि हमारा नाइट्रिक एसिड। चलिए कुछ वीक एसिड की बात करें बच्चों तो वीक एसिड में हमारा CH3COOH आ गया, ऑक्सैलिक एसिड आ गया, लैक्टिक एसिड आ गया। CH3COOH है इथेनोइक एसिड, जिसको हम जो है एसिडिक एसिड भी बोलते हैं कॉमन में, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं कंसंट्रेटेड, तो बता कहता है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कंसंट्रेटेड का मतलब क्या बच्चों, अगर किसी में पानी का अमाउंट कम हो और एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, ऐसा सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड कहलाता है।
डाइल्यूट किसको कहते हैं बच्चों, जिसमें उल्टा हो जाए, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो जाए और लेस अमाउंट ऑफ क्या हो जाए, एसिड हो जाए, एसिड कम पानी ज्यादा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा डाइल्यूट कंसंट्रेटिव के बारे में। चलिए, तो ये बेसिक जानकारी थी एसिड के बारे में। बेस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों बेस में की क्या बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर सब्सटेंस व्हिच आर बेटर इन टेस्ट एंड सॉपिंग टच। कहता है कि जो खाने में कड़वे हो और टच करने पर साबुन जैसा टेस्ट, साबुन जैसा फील हो, यानी कि चिकनाहट थोड़ी नजर आए, ठीक है। और इसका बच्चों ऊपर वाले के जस्ट ऑपोजिट करता है, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। ऊपर जो एसिड था वो क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। तो याद रहे, एसिड का मतलब खतरा, खतरे से मतलब रेड में कन्वर्ट होएगा, समझ में आई बात। और लेकिन हमारा बेस क्या करता है, बेस रेड को वापस किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, लिटमस पेपर को। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा बेस कौन सा आयन देता है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेस हमारा OH नेगेटिव आयन देता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस की अगर बात करें तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH होता है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा KOH होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा KOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। वीक एसिड की अगर हम बात करें तो वीक एसिड में बच्चों हमारा आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। एल्कलीज क्या होती है बच्चों, एल्कलीज क्या होती है बच्चों, एल्कलीज वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसोल्व हो जाए बच्चों। क्या होते हैं ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो जाए, डिसोल्व हो जाए, जैसे कि हमारा NaOH होगा, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ये सारे हमारे एल्कलीज में आ जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम सोल्ट की बेसिक जानकारी की। तो सोल्ट क्या है, दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि ये वो कंपाउंड है जो रिएक्शन होने से बनते हैं। किसकी रिएक्शन बच्चों, एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन होने से ये बनते हैं, बेस जिसको कहते हैं। तो कॉमन एग्जांपल की अगर बात करें तो NaCl KCl, हमारा सोडियम क्लोराइड और हमारा पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारी क्लोराइड फैमिली के सोल्ट है। तो सोल्ट की पूरी फैमिली पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों इंडिकेटर्स की। किसकी बात करते हैं, इंडिकेटर्स। ये वर्ड बहुत बार आता है। तो इंडिकेटर्स क्या होता है बच्चों, नाम से पता लग रहा है, इंडिकेट कराएगा। क्या इंडिकेट करेगा, हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसिड और बेस। तो एसिड और बेस की जानकारी देगा अभी, यानी कि हमें इंडिकेट कराएगा एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो हमें इंडिकेट कराते हैं एसिड है या फिर कोई सॉल्यूशन क्या है हमारा, बेस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर आता है, सिंथेटिक इंडिकेटर आता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आता है, ठीक है। 3 टाइप के इंडिकेटर आप पढ़ोगे। तो नेचुरल इंडिकेटर में फाउंड इन नेचर, इन प्लांट, यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। एग्जांपल के लिए लिटमस जो कि ठीक है, रेड कैबेज की लीव्स, यानी कि जो लाल पत्ता गोभी होती है उससे बना था, एक्सट्रैक्ट होता है उसका। फ्लावर ऑफ, ठीक है, हमारा हाइड्रेजिनिया और प्लांट और टर्मरिक, ठीक है, ये कुछ प्लांट्स के नाम थे। हल्दी था, ठीक है, ये कुछ जैसे कि लाल पत्ता गोभी था, ये नेचुरल इंडिकेटर है बच्चों, यानी कि इनके एक्सट्रैक्ट से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कोई सॉल्यूशन जो है एसिड है या फिर बेस है, इनमें कलर चेंज आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आता है बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो इंसानों ने बनाया है, मैन मेड है जो, ठीक है। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये कुछ केमिकल है बच्चों, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथैलीन हो गया बच्चों। तो ये दोनों क्या है, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि इंसानों के द्वारा केमिकली तैयार किए गए हैं। फिर आते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बच्चों। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं जिसमें स्मेल से पता लगाते हैं बच्चों, तो यानी कि जिसमें ऑर्डर का मतलब यहाँ पर बच्चों स्मेल से है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हम स्मेल चेंज हो जाती है, एसिड और बेस के कांटेक्ट में आते के साथ क्या हो जाती है, स्मेल में बदलाव आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि वनीला, ठीक है, और हमारी अनियन क्लोव्स, ठीक है, अनियन हो गया मतलब कि तुम्हारी जो है प्याज, और क्लोव मतलब कि लौंग, इनसे भी हम पता लगा सकते हैं। चलिए अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है बच्चों वो देखते हैं। तो बहुत बढ़िया टेबल दी हुई है, याद करने के लिए बहुत आसान है। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। किसकी बात करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि जो सब्सटेंस हमें नेचुरली मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की। लिटमस क्या करता है बच्चों, ठीक है, कलर में चेंज क्या आता है, लिटमस रेड, एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर का हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। रेड कैबेज की लीफ एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो रेड कैबेज का भी सेम चीज है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाएगी। एसिडिक सॉल्यूशन अगर डालोगे उसके अंदर तो रेड कलर शो करेगा, और अगर बेस डालोगे तो बच्चों ग्रीन कलर शो करेगा। वो कैसा शो करेगा, ग्रीन कलर। तो चलिए फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिनिया, ठीक है, प्लांट, इसके फ्लावर की बात करें तो बच्चों ब्लू कलर शो करेगा एसिडिक के प्रेजेंस में, और पिंक कलर शो करेगा किसमें, बेस के प्रेजेंस में। चलिए बहुत बढ़िया। टर्मरिक बच्चों हल्दी, ठीक है, हल्दी का नाम सुना होगा। तो कहते हैं नो चेंज, यानी कि एसिड के कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आते के साथ बच्चों रेडिश कलर उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए फिर बच्चों आगे हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक मतलब कि जो इंसानों ने बनाए हैं केमिकल के थ्रू, ठीक है। तो फिनोल्फथैलीन आता है उसमें बच्चों, फिनोल्फथैलीन कलरलेस होता है किसके प्रेजेंस में, एसिड के बेस में, यानी कि एक्चुअल में अगर फिनोल्फथैलीन के अंदर आप क्या डालोगे, एक्चुअल में दिखता भी कलरलेस है, अगर उसमें आप एसिड डालोगे कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहीं पर अगर आप उसके अंदर बेस डाल दोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का। लेकिन वहीं पर मिथाइल ऑरेंज,
मिथाइल ऑरेंज क्या है बच्चों, मिथाइल ऑरेंज खुद एक ऑरेंज कलर का होता है, जिसके अंदर तुम एसिड डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर बेस डालोगे तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करते हैं बच्चों। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, जैसे कि अनियन, अनियन यानी कि प्याज, प्याज में अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्मेल से पता लगाते हैं बच्चों, स्मेल आती है थोड़ा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, और कोई स्मेल नहीं आती किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। तो ध्यान रहे एसिड के प्रेजेंस में स्मेल आएगी, लेकिन बेस के प्रेजेंस में कोई भी स्मेल नहीं आएगी आपको, ठीक है। वहीं पर हम बच्चों वहाँ पे है वेनिला एसेंसेस है, ये बच्चों रिटेन स्मेल आती है यहाँ पर, और बेस के प्रेजेंस में कोई स्मेल नहीं आती। क्लोव की अगर बात करें ऑयल की, तो रिटेन स्मेल यहाँ पर भी आती है, और यहाँ पर की लॉसेस स्मेल आती है, ठीक है। तो ध्यान रहे बच्चों, स्मेल से पता लगाता है यहाँ पे। अब बच्चों मेन चीज पर चलते हैं, हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। किसकी बात चलते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। चलिए, तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। चलिए, तो बच्चों अगर हम सबसे पहले बात करें मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होगी, तो बच्चों एसिड के साथ अगर मेटल डालोगे आप तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बन के आएगी। एग्जांपल के लिए बच्चों HCl में Zn जिंक डाल दिया तो हमारे पास ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड बन के आया और हाइड्रोजन गैस बन के आई। सेम उसी तरीके से बच्चों अगर मेटल बेस के अंदर डाल दिया जाए तो बेस के अंदर भी डालोगे तो सेम रिएक्शन होगी, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बन के आएगी। एग्जांपल के लिए बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जिंक डाल दिया तो हमारे पास सोडियम जिंकेट बन के आया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक नीचे छोटी सी बात लिखी है, बढ़िया चीज है, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय द बर्निंग, ठीक है, बर्निंग कैंडल नियर द गैस, ठीक है, बबल्स इट टर्न विद पॉप साउंड। तो बच्चों यहाँ पर बोल रहा है अगर हाइड्रोजन गैस का पता लगाना हो तो पॉप टेस्ट आप कर सकते हो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, जो गैस वहां से निकल रही है उस गैस के पहले बबल्स बना लो। बबल कैसे लगाओ, तो सोप सॉल्यूशन में डाल दो, उससे सोप सॉल्यूशन से बबल बन जाएंगे, तो वहां पर फिर बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आओगे तो बच्चों बर्निंग कैंडल क्या होगी, एकदम से उसमें से आवाज निकलेगी, जो बबल्स बनेंगे ना वो फट फट करके आवाज निकलेगी, पॉप साउंड निकलेगी वहां से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए, तो मेटल कार्बोनेट की या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों एसिड के साथ कैसी रिएक्शन होगी, तो मेटल एसिड के साथ अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दोगे तो तीन चीज बन के आती है बच्चों, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सेम उसी तरीके से अगर बेस डाल दोगे तो बेस में भी बच्चों तीन चीजें बन के आती है, सॉल्ट, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी चेंजेस है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है बच्चों, अगर आप एसिड के अंदर कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दोगे तो क्या बन के आएगा बच्चों, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के आएगा। लेकिन अगर बेस डालते हो तो बच्चों बेस के प्रेजेंस में नो रिएक्शन, यानी कि कोई रिएक्शन आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों थोड़ा सा। एग्जांपल के लिए बच्चों HCl के अंदर आपने डाल दिया सोडियम कार्बोनेट, तो HCl के अंदर सोडियम कार्बोनेट डाला तो बच्चों NaCl बन के आया जो कि एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के आई, ठीक है, और वाटर बन के आया। सेम उसी तरीके से HCl के अंदर डाल दिया तुमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दोनों टेस्ट करके देख लिया हमने हमारे एसिड के अंदर, तो हमारे पास क्या बन गया, फिर से सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के आया। तो आप देख सकते हो, ठीक है, इजी है रिएक्शन याद करने में, तो याद कर लेना बच्चों इसको। अब बच्चों बात आती है CO2 कैन टेस्टेड बाय द पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। यहाँ पर बच्चों CO2 का टेस्ट पूछा जाता है, यानी कि CO2 को कैसे टेस्ट करोगे। देखो कोई भी रिएक्शन, कोई भी गैस निकल रही होती है तो हमें पता थोड़ी लग जाएगा कौन सी गैस निकल रही है, बहुत बार उसमें कोई कलर थोड़ी है, वो बताएगी थोड़ी कौन सी रिएक्शन गैस निकल रही है। तो CO2 का कैसे पता लगाओगे, तो बच्चों उसको लाइम वाटर में डाल दो। लाइम वाटर में डालने के बाद वो क्या हो जाता है बच्चों, जैसे ही आप लाइम वाटर में डालोगे तो वो जो CO2 पास कराओगे लाइम वाटर से तो वो मिल्की कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो मिल्की कलर क्यों दिखाई देगा बच्चों, ठीक है, इससे पता लग जाएगा क्योंकि बच्चों वहां पर एक इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से मिल्की कलर आता है, तो इससे पता लग जाएगा आपको वो CO2 है। लेकिन बच्चों अगर आपने CO2 को एक्सेस अमाउंट में प्रोवाइड करा दिया, यानी कि आपको एक्सेस अमाउंट में अगर डाल दोगे CO2 को, तो CO2 जैसे ही एक्सेस अमाउंट में डालोगे तो जो कार्बोनेट बना था कैल्शियम कार्बोनेट वो बच्चों डिसोल्व हो जाएगा, यानी कि जो इनसोल्युबल सब्सटेंस बना था वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, और आपका जो मिल्कीनेस आई थी वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिसअपीयर हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन से आपको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन ऑफ एसिड, एक मिनट बच्चों, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों क्या है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ एसिड विद ईच अदर, एसिड एंड बेस, सॉरी, ठीक है। चलिए एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होगी तो क्या होगा देखते हैं। तो बच्चों जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सोल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें सोल्ट और वाटर बनता है जब हमारा क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब। एग्जांपल के लिए HCl है, HCl को रिएक्ट कराया किसके साथ बच्चों, NaOH के साथ, तो हमारा NaCl बना और H2 बना, तो ये भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बच्चों सोल्ट जो बनते हैं बहुत बार क्या होता है, सोल्ट एसिडिक सोल्ट भी हो सकते हैं, बेसिक सोल्ट भी हो सकते हैं और न्यूट्रल सोल्ट भी हो सकते हैं, तो वो कैसे बनते हैं देखते हैं।
तो बच्चों अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है वीक बेस के साथ, तो हमारा जो सोल्ट बनेगा बच्चों वो एसिडिक सोल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड था इसीलिए बच्चों, ठीक है। तो उसका जो पीएच होगा बच्चों क्या होगा, लेस देन 7 होगा। लेकिन वहीं पर वीक एसिड की अगर बात करूं तो वीक एसिड में अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो बच्चों स्ट्रॉन्ग कौन सा आपकी बात बेस है, तो ये जो हमारा सोल्ट बनेगा वो बेसिक सोल्ट होगा, ठीक है। उसका पीएच कैसा होगा बच्चों, मोर देन 7 होगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दिया जाए, यानी कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है बच्चों, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो जो सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, तो उसका पीएच कैसा होगा, 7 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर वीक एसिड और वीक बेस डाल दिया जाए बच्चों, दोनों ही इक्वल हैं यानी दोनों ही वीक हैं, तो तब भी हमारा सोल्ट कैसा बन के आएगा, न्यूट्रल सोल्ट बन के आएगा, इसका भी पीएच कैसा होगा बच्चों, 7 के इक्वल होगा। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन देखते हैं, मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बच्चों यहाँ पे पहले से ही बता दिया कि मेटालिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे पता लगा बच्चों, जब आप मेटालिक ऑक्साइड को किसी भी मेटल के ऑक्साइड को अगर रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो बच्चों सोल्ट वाटर मिलता है, और हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन कोई भी एसिड सोल्ट वाटर कब देता है, जब उसके साथ बेस लाया गया हो। तो इसलिए मेटालिक ऑक्साइड कैसे नेचर का हो गया बच्चों, बेसिक नेचर का हो गया। क्लियर है यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ करेंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों, एसिडिक इन नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यानी कि सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। इससे साफ साफ पता लग जाता है हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे नेचर के बच्चों, एसिडिक नेचर के। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो बच्चों रिएक्शन ऑफ एसिड की अगर बात करें तो रिएक्शन ऑफ एसिड में अगर मेटल कार्बोनेट हुआ तो सॉल्ट और वाटर और हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमारे को, ठीक है, सॉरी वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगी, सॉरी, ठीक है। और अगर हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड अगर मेटल के साथ हुई, जो भी हमें अभी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते थोड़ा, तो मेटल के साथ हुई तो बच्चों क्या मिलेगा, सॉल्ट और हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ तो हमारे पास सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड हुआ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, बेस हुआ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये क्विक रिवीजन है छोटी सी, ठीक है। वहीं पर रिएक्शन ऑफ बेस की अगर बात करें तो रिएक्शन ऑफ बेस कैसे था, मेटल के साथ क्या दिया बच्चों, मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस दी, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट के साथ क्या दिया बच्चों, नो रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दी। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या था, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन वहीं पर एसिड के साथ रिएक्शन अगर बेस की कराई जाएगी तो क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। वहीं पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो एक क्योंकि रीजन हो गई जो आपने अभी तक पढ़ा वो सारा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब कहता है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन। दोनों एसिड और बेस में क्या कॉमन है बच्चों, तो कहते हैं ऑल एसिड हैव H+ आयन इन कॉमन, यानी कि सारे एसिड बच्चों कोई भी एसिड हो अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो सारे के सारे एसिड क्या देंगे बच्चों, आपको H+ आयन देंगे, तो ये कॉमन है, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। बच्चों याद रखना कि कोई भी एसिड अपनी प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब वो H+ आयन रिलीज करेगा, और वो किसके प्रेजेंस में करता है बच्चों, वाटर के प्रेजेंस में करता है, यानी कि वो आपको एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ही क्या करेगा, H+ आयन देगा, और अब तभी वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। उसी तरीके से बच्चों ऑल बेस हैव OH नेगेटिव, जिसको हाइड्रोक्साइल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, इन कॉमन, यानी कि सारे बेसिस में बच्चों क्या कॉमन रहता है, हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन रहता है। तो अगर एसिड की बात करें तो H+ आयन, और बेस की बात करें तो बच्चों OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये हमारे रिलीज करते हैं एसिडिक हमारे जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में। चलिए अब हम बात करते हैं एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। तो बच्चों एसिड प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लेकिन वहीं पर H+ आयन जो है कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, देयर एग्जिस्ट एज अ हाइड्रोनियम आयन, यानी कि बच्चों H+ आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ चिपक के रहता है, जिससे क्या हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो यानी कि H+ आयन कभी अकेला नहीं रहता, इसलिए वो क्या बना के रहता है, हाइड्रोनियम आयन। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप H+ भी लिख सकते हो, हाइड्रोनियम भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए जैसे एक एग्जांपल दिया HCl+ वाटर, तो हमारा हाइड्रोनियम आयन प्लस में Cl नेगेटिव ये बन के आया, ठीक है। तो अगर हम बेस की बात करें तो बेस इज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर क्या होता है, OH नेगेटिव देते हैं। तो जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको पानी में डाला गया तो हमारे पास Na और OH नेगेटिव मिला, Na+ और OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था उसको पानी में डाला गया तो हमारे पास क्या मिला, Mg2+ और OH नेगेटिव। तो बच्चों पॉजिटिव आयन कोई सब मिल रहा हो, लेकिन आप नेगेटिव पे ध्यान दो, OH नेगेटिव हमेशा मिलेगा क्योंकि वो बेस में कॉमन रहते हैं, ठीक है। बेस सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली, आपको मैंने पहले बताया था एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बेस वाटर में सोल्यूबल रहता है उसको एल्कली कहते हैं। कहता है व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट
द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, बिकॉज द प्रोसेस इज डिसॉल्विंग इज एसिड एंड बेस इज वाटर इन वाटर इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक। तो बच्चों कह रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एसिड को पानी में मिला रहे हो या फिर बेस को पानी में मिला रहे हो, तो आपको क्या याद रखना है कि एसिड और बेस को धीरे धीरे पानी में मिलाया जाए, ना कि पानी को एसिड और बेस में मिलाया जाए। उसका रीजन क्या है बच्चों, ये वाली जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करेगी। हो सकता है आपका एसिड जो है वो आपके हाथ पे लग जाए, आपकी आंखों में लग जाए, कहीं पर भी आपको दिक्कत कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना होता है। चलिए, तो बच्चों यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अब कहता है एडिंग वाटर टू एसिड में, कहता है कोज मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट, कहता है बाहर निकल सकता है, ब्रेक द ग्लास कंटेनर, उसको तोड़ सकता है, मैंने आपको जैसे कि बताया। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, मिक्सिंग करते वक्त क्या करना है आपको, एसिड या बेस को धीरे धीरे पानी में मिलाना है, ना कि पानी को। ठीक है, चलिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की बात करते हैं, यानी कि पावर, स्ट्रेंथ की बात करते हैं एसिड और बेस की। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस बच्चों कैसे पता लगाएंगे, तो एस्टिमेट कहता है जो लगाया जाता है वो यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। बच्चों किसके थ्रू लगाया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है। तो एक और टाइप का इंडिकेटर है बच्चों यूनिवर्सल, जिसको कहते हैं, जो कि क्या होता है एक तरीके का। चलिए बच्चों, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर बात करें तो बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। कहता है कुछ मिक्सचर होता है कुछ इंडिकेटर्स का, कहता है इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं पीएच स्केल, उसी में से आता है। तो पीएच स्केल क्या है, स्केल मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। P इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस, जो कि जर्मन में इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि आप क्या करोगे यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की पावर को पता करोगे। तो पीएच अगर 7 है बच्चों, पीएच का स्केल अगर 7 दिखा रहा है तो इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है। पीएच अगर लेस देन 7 है तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। पीएच अगर मोर देन 7 है तो बच्चों बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हो आप कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा दिखाई दी गई है आपको। ठीक है, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। और जैसे जैसे बच्चों नीचे की तरफ जाओगे एसिड की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे H+ आयन के नंबर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो जैसे कि वीक एसिड आ गया हमारा, ठीक है, CH3CH हो गया, ठीक है, H2CO3 हो गया, ये वाले जो एसिड होते हैं हमारे वीक में रहते हैं। उसी तरीके से बेस में बच्चों, बेस में OH देखो, बेस में अगर OH नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन देखें तो वीक बेस की अगर बात करो तो उसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम होगी। तो आप देख सकते हो ग्राफ क्या है, नीचे है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए तो ग्राफ क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा जो है बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बेस की में OH की कंसंट्रेशन क्या जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ OH नेगेटिव क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेस की बात दी हुई है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, तो पीएच क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है। अगर आप किसी एसिड को क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करोगे तो पीएच क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो H+ की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पीएच कम हो रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर बच्चों बेस को डाइल्यूट करते हो, यानी कि बेस में पानी डालते हो, तो पीएच बढ़ता है, सॉरी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर बेस में पानी डालोगे बच्चों तो बेस का पीएच ऑलरेडी ज्यादा होगा, और बेस का पीएच ज्यादा है तो जब उसमें पानी डाल रहे हो आप, तो बेस में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों इस चीज में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये स्केल दिखा रखा है कि न्यूट्रल बच्चों कहाँ पे रहता है, न्यूट्रल रहता है 7 पर। ठीक है, 14 हमारा लास्ट नंबर है, और स्टार्टिंग कहाँ से बच्चों, 0 से। तो 0 की तरफ अगर देखोगे तो न्यूट्रल से 0 की तरफ आओगे तो बच्चों इंक्रीज हो रहा है इन N+ आयन, H+ आयन सॉरी। ठीक है, H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, बढ़ती चली जाती है। लेकिन वहीं पर न्यूट्रल से अगर 14 की तरफ चलोगे तो आप डिक्रीज हो जाती है H+ आयन की कंसंट्रेशन, यानी कि एसिडिक कम हो जाता है और बेसिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज करेगा 7 to 14 की तरफ, और 7 to 0 की तरफ जो हमारा एसिडिक इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना बच्चों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। बच्चों डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की, वो देखते हैं। तो सबसे पहला बच्चों, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। बच्चों प्लांट और एनिमल की अगर हम बात करें तो ये पीएच सेंसिटिव होते हैं थोड़े। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, थोड़ा मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ तुम्हारे को अंडरलाइन करके। चलिए, तो क्या है बच्चों इस पहले पॉइंट का मतलब, इस पहले पॉइंट का मतलब है जो पीएच होता है बच्चों वो एनिमल पर और जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी लाइफ पर बहुत इफेक्ट डालता है। तो कहता है जैसे कि अगर हम बात करें, आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच
7 to 7.8, यानी कि हमारी जो बॉडी है बच्चों 7 से लेके 7.8 तक वर्क करती है, ठीक है। और अगर वहीं पर बात करें पीएच ऑफ रेन वाटर, अगर पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.7 हो जाता है तो बच्चों वो एसिड रेन कहलाती है। यानी कि अगर मान लो बारिश पड़ रही है और वो एसिडिक रेन है तो सीधी सी बात है वो क्रॉप यानी कि हमारी फसलें वगैरह पे पड़ेगी, ठीक है, वो प्लांट सारे दिक्कत कर जाएंगे क्योंकि पीएच जो आ जाएगा वो बढ़ जाएगा। पीएच एक तरीके से एसिडिक रेन होगी तो पीएच कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली मिट्टी का, और मिट्टी का पीएच कम हो गया तो बच्चों वहां से प्लांट अच्छे से नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एनिमल को बहुत अफेक्ट कर सकती है, एनिमल जैसे कि हमारे को भी बहुत अफेक्ट करती है पीएच, जो मतलब कि हमारी जो एसिडिक रेन होती है, ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स पे भी अफेक्ट करती है। उसी तरीके से बच्चों सेकंड पॉइंट है हमारा वो है पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल पे पीएच पे क्या इफेक्ट डालती है। तो बच्चों पीएच जो होता है सॉइल का वो बहुत जरूरी है किसी भी फसल को उगाने के लिए, किसी भी प्लांट को उगाने के लिए, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। तो पीएच जो है नॉर्मल रहना चाहिए हेल्थी ग्रोथ के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक पीएच रहना चाहिए। चलिए, इसलिए बच्चों जो किसान वगैरह होते हैं ना वो मिट्टी के जरूर चेक कराते हैं पीएच, ठीक है, मिट्टी की जांच कराते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसके अंदर पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, बच्चों हमारा स्टमक जो आपको पढ़ाया गया था चैप्टर नंबर 6 में, हमारा स्टमक जो है HCl प्रोड्यूस करता है ताकि कौन सा एंजाइम अच्छे से काम कर सके बच्चों, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो वहां पर एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग इनडाइजेशन। बच्चों जब खाना सही से पच नहीं पाता, जब ऊटपटांग खा लिया जाता है तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक जो है वो ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, एसिड रिलीज कर देता है, और जब ज्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज हो जाता है तो बच्चों इरिटेशन हो जाती है, पेन हो जाता है, इसकी वजह से हमको दिक्कत होने लग जाती है। अब इस चीज से बचने के लिए बच्चों, इस दिक्कत से बचने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं, एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड बेस मतलब जो हल्के बेस होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा बच्चों, अभी आपको इससे पहले पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम हमारे अंदर पेट के अंदर क्या हो गया है, हमारे अंदर पेट के अंदर है ना एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कराएंगे। न्यूट्रलाइज किससे होता है, एसिड बेस से होता है। वेरी गुड। चलिए, तो कुछ बेस को इंटेक कर लेते हैं हम, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया हमारा MgOH का होल ट्वाइस, जो न्यूट्रलाइज कर देता है इस चीज को। चलिए, थर्ड पॉइंट है बच्चों पीएच जो है टूथ डिके कर देता है, यानी कि दांत खराब कर देता है। पीएच की वजह से दांत खराब भी होना स्टार्ट हो जाता है, डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ डिके स्टार्ट होता है, कहते हैं बच्चों पीएच का हमारा जो माउथ का यानी कि जो हमारे मुंह का जो पीएच होता है, अगर वो 5.5 से कम हो गया है, ठीक है, तो वो हमारे मुंह के अंदर जो है ना ज्यादा अमाउंट में एसिड आ गया, एसिडिक मीडियम बन गया, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, हमारे जो दांत होते हैं वो देखा जाए तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट कोरोड व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5। यानी कि अगर पीएच हमारी बॉडी का, हमारे मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से कम हो गया तो वो जो लेयर थी ना हमारे दांत की, वो बच्चों डिके होना स्टार्ट हो जाएगी, खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए बच्चों क्या करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में, और हम पता क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं ना हमारी बॉडी तो हमारे माउथ के अंदर है ना बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो एक तरीके से क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एसिडिक हो जाता है हमारा माउथ बहुत ज्यादा। तो इस चीज को बचाने के लिए बच्चों टूथपेस्ट होती है जो कि हमारे नेचर में कैसी होती है, जनरली बेसिक होती है, तो वो क्या कर देती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा देती है, फिर से हमारे दांतों को ठीक कर देती है, यानी कि हमारे जो मुंह के अंदर पीएच जो कम हो रहा था उसको नॉर्मल पे ले आती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ठीक है, हाँ जी। तो कह रहा है कि जैसे कि अगर बात करें एनिमल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो कहता है बी स्टिंग, जो हमारे जो मधुमक्खी का डंक होता है वो एसिड रिलीज करता है बच्चों, जो कि हमारी बॉडी में अगर किसी मधुमक्खी ने काटा होगा किसी को तो आपको पेन, थोड़ी इरिटेशन, खुजली वगैरह होती है वहाँ पे, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, तो एक्चुअल में क्या होता है हमारी बॉडी में बेस एसिड छोड़ देते हैं, और एसिड छोड़ने के बाद बच्चों क्या होता है कि हमें कुछ है ना बेस, माइल्ड बेस अप्लाई करना चाहिए वहाँ पर। अगर हम वहाँ पर थोड़ा बेस लगा दें, जैसे सोडा हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, तो उससे क्या हो जाता है, रिलीफ मिलता है। रिलीफ जो मिलता है, जो बच्चों अंदर एसिड गया है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब जैसे कि एक उसी तरीके से नेटल का प्लांट होता है, नेटल के प्लांट में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो भी एक तरीके से अगर हमारी बॉडी से टच हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या छोड़ देते हैं, एसिड छोड़ देते हैं, मिथेनोइक एसिड। तो ये भी क्या करता है बच्चों, एक तरीके से पेन देता है, ठीक है, इरिटेशन देता है, तो इससे बचाने के लिए उसके पास में एक और प्लांट होता है, उसको अगर उठाकर रगड़ लिया जाए, उसकी लीफ को डॉग प्लांट बोलते हैं उसको, ठीक है, वो भी क्या कर देता है, हमारे को रिलीफ देता है। चलिए आगे देखते हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको। पीएच ऑफ सॉल्ट क्या है बच्चों, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया है तो सॉल्ट जो बनेगा वो हमारा 7 पीएच वाला होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे।
लेकिन वहीं पर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ मिलाया जाए तो जो हमारा एसिडिक सॉल्ट बन के आएगा, क्योंकि वो पीएच उसका क्या होगा, लेस देन 7 होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एसिड जो था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था लेकिन बेस क्या था, वीक था। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए और वीक एसिड लिया जाए तो हमारा जो बेस जो हमारा पीएच बन के आएगा वो, यानी कि जो हमारा सॉल्ट बन के आएगा वो, जिसका पीएच क्या होगा, बेसिक वाला होगा, यानी कि ग्रेटर देन 7। चलिए अब बच्चों इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन बचा है हमारा केमिकल फ्रॉम कॉमन सोल्ट, यानी कि इस वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कौन कौन से केमिकल्स हम किससे बना सकते हैं बच्चों, कॉमन सोल्ट से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 केमिकल्स के बारे में बात करने वाले। कौन कौन से केमिकल्स है बच्चों, 5। पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है हमारा बेकिंग सोडा, चौथा है हमारा वॉशिंग सोडा, पांचवा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले पे बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराए बच्चों किससे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। बच्चों अगर हम क्या करते हैं, पानी के अंदर नमक डालें और उसका घोल बना ले और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो वो डिकम्पोज हो जाएगा NaOH में, जिसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको पूरे को बोला गया है। तो यानी कि जब आप ऐसा करोगे तो नीचे डायग्राम दिया हुआ है तो आप देख सकते हो इसमें ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पर डाल दिया गया। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन पूरे में भर दिया गया और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हमारे पास एक एनोड है बच्चों यहाँ पर और एक कैथोड है यहाँ पर। ठीक है, तो पॉजिटिव वाली एनोड होती है, नेगेटिव वाली यहाँ पर कैथोड है। तो यहाँ पर बच्चों क्या बन के आएगा हमारे पास, मैं रिएक्शन इसमें रिएक्शन दी हुई है नीचे वैसे, तो ये नीचे रिएक्शन देख सकते हो। NaCl में पानी डाला तो हमारे पास क्या, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या बन गया है, NaOH Cl2 और हमारे पास H2 यानी क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों क्लोरीन गैस आपको कहाँ देखने को मिलेगी, क्लोरीन गैस आपको देखने को मिलेगी एनोड की तरफ, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा आपको कैथोड पर। ठीक है, ये रिएक्शन का ध्यान रखना। अब इनके क्या क्या यूज है, क्या क्या इस्तेमाल है इनके, वो भी बहुत जरूरी है। आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो किसका होगा बच्चों, NaOH का होगा। ठीक है, तो क्या क्या इस्तेमाल है देखते हैं। तो क्लोरीन का इस्तेमाल देखते हैं बच्चों, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, स्विमिंग पूल्स में इस्तेमाल होता है, PVC में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इन्फेक्टेंट से बचाने के लिए डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल होता है, CFC में इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे इस्तेमाल है हमारे क्लोरीन के, बहुत अच्छे से याद कर लेना। हाइड्रोजन का बच्चों एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं अमोनियम, एक मिनट, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे किसके थे बच्चों, हाइड्रोजन के। फिर वहीं पर ब्राइन कंटेनिंग NaOH, जो हमारा NaOH बन गया है उसको भी बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट, ठीक है, इसमें डिग्रीजिंग मेटल्स होता है, सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग, ठीक है, और फाइबर्स वगैरह में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, इन सारे में इस्तेमाल होता है। बच्चों यूजेस जरूर पढ़ लेना क्योंकि ये पेपर में बहुत आते हैं। चलिए तो बच्चों अगर हम बात करें एट एनोड पर कौन सी गैस आई थी बच्चों, क्लोरीन गैस आई थी। कैथोड पर कौन सी गैस आई थी बच्चों, हाइड्रोजन गैस आई थी। नियर कैथोड हमारा क्या बन के आता है बच्चों, NaOH का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यूजेस अगर बात करें हाइड्रोजन के फ्यूल, ठीक है, फ्यूल वगैरह में इस्तेमाल होता है क्लीन फ्यूल की तरह। क्लोरीन की अगर बात करें वाटर ट्रीटमेंट, PVC, CFC, ठीक है, इनमें होता है। HCl की अगर बात करें यहाँ पर, अच्छा इन दोनों से बच्चों, इन दोनों से मिलकर क्या बन सकता है, HCl बन सकता है। ठीक है, तो HCl की क्लीनिंग शीट, ठीक है, मशीन्स वगैरह में को क्लीन करने में एसिड एक तरीके का। ठीक है, NaOH का इस्तेमाल बच्चों डिग्रीजिंग मेटल, सॉप और पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्लोरीन और प्लस NaOH जिससे कि ब्लीच बनता है, हाउस होल्ड ब्लीच, ठीक है, ब्लीचिंग फैब्रिक्स, ठीक है, तो जो कि ब्लीच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करो तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर कहता है इट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम, यानी कि आप क्या करो बच्चों, क्लोरीन को डाल दो किसमें, स्लेक लाइम पर डलवा दो। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड और हमारे पास पानी बन के आएगा H2O। तो जो ये है ना बच्चों, ये ही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। इसके यूजेस क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस है ब्लीच कॉटन एंड लेनिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ब्लीच वुड पल्प, ठीक है, ये सारी ब्लीचिंग में काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसी ऑक्सीजन है इसके अंदर, डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। ठीक है, तो इन सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर बेकिंग सोडा, फिर आता है बच्चों नेक्स्ट हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा किस तरीके से बच्चों, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है बच्चों, NaCl के अंदर पानी डाला, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड डाली, तो हमारे पास क्या बन गया, और साथ में डाला बच्चों हमने NH3। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड बन गया है जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में बन गया है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसके इस्तेमाल देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा क्या है इसका मतलब। ठीक है, कहता है इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ये एक तरीके का माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। ठीक है, व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग,
जब इसको आप तुम खाने में डालोगे, बेकिंग सोडा नाम से ही पता लग रहा है, जब इसको खाने में डालोगे तो क्या होगा बच्चों, बेकिंग सोडा हीट हो जाएगा और हीट होने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यूजेस की अगर बात करूं तो पहला यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो पहला यूज क्या है बच्चों, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर हो गया, ठीक है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड टू मिक्स्ड, ठीक है, मिक्सचर एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, व्हिच कोज द ब्रेड एंड केक राइज मेकिंग द सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो बच्चों आपको मैंने पहले भी समझा रखा है, बहुत बार आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि जो खाने को थोड़ा सा फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड वगैरह हो, केक वगैरह हो, तो वहां पर क्या करा जाता है, इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, जब ये हीट होता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहती है बच्चों, उसके अंदर डिसोल्व रहती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व रहेगी तो उसमें छोटे छोटे माइनर माइनर होल्स कर देती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जगह चाहिए ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है उसके अंदर रहती है, जिसकी वजह से ये होल्स कर देती है उसके अंदर और वो थोड़ा सा फ्लफी और स्पंजी हो जाता है। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, ठीक है। फिर उसकी तरह बच्चों इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड में इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। आप सभी ने सुना होगा एसिडिटी के टाइम पे इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विश, ठीक है, और फायर वगैरह में फायर के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है, सुना होगा वॉशिंग सोडा, दूध सी सफेद निरमा से आई, निरमा सबकी पसंद निरमा, ठीक है, सुना है ना सबने। चलिए तो बच्चों क्या है वॉशिंग सोडा हमारा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3 10H2O इसको बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी कि आप इसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर दो तो एक तरीके से हमारे को क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो इसमें क्या कर दिया हमारा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हमने पानी दिया और 10H2 इसने गेन कर लिया, तो हमारा क्या बन के आया, वॉशिंग सोडा बन के आया। ध्यान रखना बच्चों इस चीज का। यूज की अगर बात करें तो इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स हो गया, क्लीनिंग एजेंट की तरह हो गया, डोमेस्टिक घरों में, ठीक है, सबको पता है यार ये चीज तो। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, अच्छा ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे हटाता है, ये चीज आप चैप्टर नंबर 4 में जानोगे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। लास्ट ये इस चैप्टर का बच्चों, तो ये है हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों, फिफ्थ। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बच्चों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O हेमीहाइड्रेट। तो बच्चों होता क्या है, जिप्सम, जिप्सम जो होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, अगर इसको आप हीट करते हो 373 केल्विन पर तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है बच्चों, हाफ H2 बन जाता है, यानी कि ये POP बन जाता है। लेकिन बच्चों पीओपी का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, यानी कि कुछ चीजें बनाने में होता है, ठीक है, देखेंगे। पहले तो बात क्या होती है बच्चों, पीओपी होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जैसे ही ये वाटर के मॉलिक्यूल को गेन करता है तो ये क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है, और जिप्सम इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस जिसका फर्दर इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है, उसको वापस बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। यूजेस की अगर बात करें तो बच्चों डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है। दूसरा यूज है बच्चों टॉय बनाने में, यानी कि जो मूर्तियां वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सरफेस स्मूथ, यानी कि घरों में जो है आपने देखा होगा पीओपी लगाई जाती है, उसका रीजन यही है दीवारों को थोड़ा चमकदार साफ सुथरी बनाने के लिए, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है बच्चों, कोई भी क्रिस्टल हो बच्चों, सभी का एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि क्रिस्टल्स के पास कुछ फिक्स नंबर ऑफ H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए बच्चों जैसे कि कॉपर सल्फेट है, उसके पास 5H2 5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं, यानी कि सोडियम आयन कार्बोनेट है, उसके पास 10H2 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है जिसपे 2H2, ठीक है। ऐसे बच्चों आयरन सल्फेट है FeSO4, मैं एग्जांपल दे देता हूं 7H2, ठीक है, 7H2। तो ये सारे कुछ है एग्जांपल्स, ठीक है, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो जहां पर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, वो है बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी रिएक्शन एयर के साथ कैसी होगी ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोरोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटलर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एलॉयज के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, प्रिवेंशन क्या है, चेंज और रेजिस्टिविटी क्या है, सॉलिड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पर इस चैप्टर में करने वाले हैं।
ठीक है तो बच्चों, तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बेसिक, ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल क्या बेसिक है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो 118 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर बताए गए हैं टिल डेट, मतलब कि जब तक, ठीक है, अभी आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें यही आता है, ठीक है। इसमें 90 मेटल्स से अराउंड और 22 नॉन मेटल्स बताए गए, ठीक है, और कुछ हमारे मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो क्या होते हैं वो आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो सोडियम पोटेशियम यहाँ पे दिया हुआ है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे कुछ मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मेटल अराउंड अस, हमारे आसपास क्या क्या मेटल है, तो पार्ट ऑफ मशीन्स हो गए, ठीक है, और हमारे इक्विपमेंट हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, मेकिंग ब्रिज, ठीक है, बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक, ये सारी चीज मेटल से बनी हुई है, आपको सबको पता होगा अपने आसपास। यूटेंसिल्स, ठीक है, और कॉइन्स, ठीक है, बर्तन हो गए, कॉइन्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन्स, कार्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, इन सब में ही मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास आते हैं कुछ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये कुछ बच्चों नॉन मेटल थे, ठीक है। इन नॉन मेटल का कुछ इस्तेमाल देख लेते हैं। कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों एज अ फ्यूल, इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोड एंड ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन का एक एलोट्रोप होता है बच्चों जिसको डायमंड कहते हैं, उसका ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात करो तो बच्चों ऑक्सीजन का इस्तेमाल जैसे कि हमारा रेस्पिरेशन में सबसे बड़ी चीज, हम बिना ऑक्सीजन के तो जिंदा ही नहीं रह सकते, तो हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बच्चों, ये भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन बच्चों एज अ क्लीन फ्लेम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वेजिटेबल घी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल की तरह तो होता ही है। तो हाइड्रोजन के बहुत सारे इस्तेमाल है। फिर नाइट्रोजन की बात बच्चों, जैसे कि रेसिडिटी से बचाने के लिए चिप्स वगैरह के पैकेट में डाला गया था, तो नाइट्रोजन के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, यानी कि ये नॉन मेटल थे बच्चों। अब बात आती है बच्चों डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं, मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर क्या क्या डिफरेंस है। तो ये हो गए मेटल, ये हो गए हमारे नॉन मेटल। तो सबसे पहली बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एट एक्सेप्ट नंबर की। अच्छा यहाँ पर है ना एक्सेप्शन भी बच्चों साथ साथ में दी गई है। कह रहा है कि जो हमारे मेटल और नॉन मेटल की अगर बात करें ना, वो बोला गया है अगर उसकी फिजिकली देखा जाए तो वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी को छोड़कर, मरकरी नहीं होती बच्चों, ठीक है। वहीं पर हमारे मेटल क्या होता है, डक्टाइल और मेलेबल होते हैं, यानी कि जिसको पतली वायर में कन्वर्ट किया जाता है, पतली शीट में कन्वर्ट किया जाता है। सोनोरस होते हैं, लस्टर होते हैं, यानी कि इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, और चमकदार होते हैं थोड़े मेटल सरफेस जो होती है, ठीक है। जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड, ठीक है, कह रहा है जनरली जो इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन वहां पर एक्सेप्शन है बच्चों। यहाँ पर क्या, सीजियम और गैलियम, ये क्या है, हमारे लो मेल्टिंग पॉइंट है, इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है, हथेली पे रखोगे पिघल जाएंगे, ठीक है। वहीं पर हमारे पास मेटल के पास क्या है, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होता है, लेकिन बच्चों लेड मरकरी को छोड़कर, ठीक है, ये हमारे अच्छे कंडक्टर नहीं माने जाते, गुड कंडक्टर नहीं माने जाते, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हैविंग हाई डेंसिटी बट सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी। बच्चों मेटल के पास डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है, पानी में तैरते हैं बच्चों, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं बच्चों, ठीक है। और उसकी बात अगर कहता है अदर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो मेनी मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज। नेक्स्ट क्या बताया गया, जो मेटल ऑक्साइड आर आयनिक इन नेचर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। अब नॉन मेटल की बात कर लेते हैं बच्चों, एग्जिस्ट ऑल थ्री स्टेट, तीनों स्टेट में पाया जाता है, ऐसा कह रहा है कि ब्रोमीन, क्लोरीन गैस, ठीक है, आयोडीन सॉलिड की तरह रूप में आता है, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, गैस के रूप में है, सॉलिड के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और वहीं पर बच्चों नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल होते हैं, ठीक है, और नॉन सोनरस और नॉन लस्टर होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। देखो यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गया ना, ग्रेफाइट और आयोडीन के अलावा, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पुअर कंडक्टर ऑफ एक्सेप्ट ग्रेफाइट, पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में तो अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है। और ऑक्साइड्स की अगर बात करें नॉन मेटल के, वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ये नहीं कर सकती, ठीक है, नॉन मेटल। तो बच्चों कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझाया गया है कि मेटल एंड नॉन मेटल को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड नहीं कर सकते। उसका रीजन है काफी एक्सेप्शंस आपने यहाँ पर देखे।
कि बहुत सारे एक्सेप्शंस है बच्चों, जिसकी वजह से हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते किसके बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसके बेस पे हम बांटेंगे उनको, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे बांटेंगे। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर। तो मेटल क्या रिएक्शन करते हैं बच्चों, जब मेटल रिएक्शन करते हैं एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो मेटल का ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं, जैसे कि आपके सामने है कि सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दिया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ने रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कॉपर रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, ठीक है। आयरन रिएक्ट करता है तो हमारा आयरन के ऑक्साइड बन जाते हैं। अब उसी तरीके से बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड आते हैं। सर ये कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चों वो होते हैं मेटल के ऑक्साइड जो बोथ दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड और एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं बच्चों, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि वो एम्फोटेरिक होगी, क्यों, देखो HCl के साथ रिएक्ट करा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया यानी सॉल्ट, और हाइड्रोजन सॉरी H2O बनाया पानी। तो सॉल्ट और पानी कब बनता है बच्चों, वाटर, जब न्यूट्रलाइजेशन होती है। इसका मतलब ये बेसिक नेचर दिखा रहा है यहाँ पर कैसा नेचर दिखा रहा है बच्चों, बेस की तरह। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहां पर अगर देखा जाए तो किसके साथ रिएक्ट कराया गया है, बेस के साथ, लेकिन क्या बना रहा है फिर से, सॉल्ट और वाटर। तो इसका मतलब ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है बच्चों, एसिड की तरह। तो यानी कि हमारे कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी है जो एसिडिक रिएक्शन भी दिखाते हैं और बेसिक रिएक्शन भी दिखाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कैसे है, एम्फोटेरिक नेचर के बच्चों, इसलिए इनको एम्फोटेरिक कहा जाता है। हिंदी में इसको उभयधर्मी कहते हैं, ठीक है। इनके दो धर्म बताए गए हैं। चलिए फिर बच्चों बात है एनोडाइजिंग ऑफ मेटल्स। एनोडाइजिंग ऑफ मेटल्स की बात करें तो एनोडाइजिंग में क्या होता है बच्चों, एनोडाइजिंग ऑफ मेटल्स में एल्यूमिनियम की स्ट्राइप्स को यानी कि एल्यूमिनियम के टुकड़े को एनोड बनाया जाता है और एनोड बना के उसके ऊपर एक लेयर बनाई जाती है, ठीक है, जो कि उसको कोरोजन किया जाता है। उसको एनोड पर ऑक्सीजन के द्वारा वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करा के, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है उसके अंदर, और क्या करा जाता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जाती है, ठीक है, जो कि ऑक्साइड्स की लेयर होती है जो उसको बचाती है फर्दर ऑक्सीडेशन से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा रिएक्शन विद वाटर। अब हम देखते हैं मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। तो बच्चों मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है डिफरेंटली, यानी कि अलग अलग तरीके से। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते बच्चों, सबका रेट अलग अलग होता है। तो जैसे कि अगर बात करें रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ बच्चों सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और स्टीम के साथ आयरन और एल्यूमिनियम ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेंगे, यानी कि स्टीम यानी कि भाप के साथ, ठीक है। और वहीं पर मैग्नीशियम बच्चों हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो ध्यान रखना रिएक्शन जो वाटर के साथ है वो अलग अलग है सब में। तो पोटेशियम रिएक्ट करेगा बच्चों वाटर के साथ, क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन बच्चों इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग, ये क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ से, मेटल क्या करने लग जाता है, फ्लोटिंग करने लग जाता है। अब इसका रीजन क्या है, तो वहां पे बच्चों बबल बनते हैं किसके, हाइड्रोजन गैस के। तो जब भी इसको पानी में डाला जाता है कैल्शियम या मैग्नीशियम को तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन उस मेटल की सरफेस पर क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स चिपक जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स चिपक जाते हैं, और हाइड्रोजन के बबल्स क्या करते हैं, गैस हाइड्रोजन वो उसको धीरे धीरे ऊपर ले आती है, तो वो पानी के सरफेस मतलब ये पानी के सरफेस पर आ जाता है, तो वो तैरने लग जाता है ये दोनों, ठीक है, ध्यान रखना है चीज। चलिए तो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड के साथ, तो मेटल की अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करोगे बच्चों तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम जो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा होता है MgCl2 और हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन के आएगी, ठीक है। चलिए ऐसे बच्चों एल्यूमिनियम की रिएक्शन भी करा सकते हैं आप एसिड के साथ, मेटल के एसिड के साथ है पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुमने मेटल कौन सा लिया और एसिड कौन सा लिया, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक दिया हुआ है कि कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। बच्चों याद रखना हमारा Cu कॉपर, ठीक है, मर्करी हमारा Hg और दूसरा कौन सा बच्चों, सिल्वर Ag, ये तीन ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, कहता है एज मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कहता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स टू वाटर। कह रहा है अगर नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे बच्चों तो वहां पर आपको, जैसे कि हम जानते हैं कि एसिड के साथ रिएक्ट होती है तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। उसका रीजन क्या है कि जो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है एक्चुअल में वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाती है बच्चों, वो ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको वहां पर बन जाती है वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देती आपको, ठीक है, ध्यान रखना।
यहाँ पर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए एक्वारेजिया बच्चों, एक्वारेजिया जिसको रॉयल सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो एक्वारेजिया एक तरीके का मिक्सचर होता है HCl का और HNO3 का, जो कि एक रेशो रहता है 3:1 के रेशो में प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखना इसको जो है गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के कर सकता है, मतलब इतनी पावर होती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये किसी एक एसिड के अंदर नहीं होती, इन दोनों का मिक्सचर तैयार होगा तभी ऐसा होगा, ध्यान रखना। फोर्थ वाले की बात करते हैं रिएक्शन विद अदर मेटल्स कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास मेटल ए है, अगर उसका सॉल्यूशन जो डाल दिया गया मेटल बी के साथ, मतलब सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ, तो वो डिस्प्लेस कर देगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूँ, उसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। चलिए अब मेन चीज पे चलते हैं, क्या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करूं तो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज नीचे अरेंजमेंट दी हुई है, ठीक है। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, तो आपको देख सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है इधर की तरफ। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है, यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन डिस्प्लेसमेंट सिल्वर। तो कॉपर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉपर कहाँ पर है, ये कॉपर रहा, ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि सिल्वर इससे कम रिएक्टिव है। तो आप देख सकते हो सिल्वर इधर की तरफ पड़ रहा है, तो सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव वालों को, ध्यान रखना। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आपको एग्जाम में पेपर में लिखने में आसानी होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट वाली आ गई तो। चलिए फिफ्थ वाले में चलते हैं, कहता है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अब रिएक्शन होती है मेटल और नॉन मेटल में, कैसे होती है, तो बच्चों यहाँ पर तो सीधी सी बात है आयनिक कंपाउंड बनेंगे। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन किस तरीके से होती है कि जो एटम्स होते हैं ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं मेटल से नॉन मेटल में। तो याद रखना मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमारे पास जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और हमारे नॉन मेटल को होते हैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो याद रखना जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखो। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हुआ, मैग्नीशियम ने के पास कितने थे बच्चों, 2 8 8 8 2, ये सी कन्फिगरेशन थी। वहीं पर दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो वो कैसे बन गए बच्चों, Mg2+ बना लिया उसने। Mg2+ कैसे बना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया, ठीक है। अब वहीं पर बच्चों क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास कितनी कन्फिगरेशन होती है, 2 8 7, तो उसके लास्ट सेल में एक की इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यहाँ पर तो 2 हैं, तो इसलिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो क्या बना लेता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया बच्चों, Cl थे हमारे पास 2, तो एक इस Cl को दे दिया, दूसरा इस वाले Cl को दे दिया। तो हमारे पास क्या बन के आ गया बच्चों, Mg2+ और Cl2-। तो ये हमारे पास बन के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, आयनिक कंपाउंड बन जाता है। यानी कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से बनते हैं मेटल टू नॉन मेटल। ध्यान रखना बच्चों इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड बच्चों ध्यान रखना, प्रॉपर्टी की जरूर पूछी जाती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो बच्चों सॉलिड होते हैं, ठीक है, मोस्टली ब्रिटल, यानी कि मोस्टली जो हमारे, ठीक है, सॉलिड तो होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। कह रहा है दूसरी बात है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है बच्चों, ज्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको तोड़ने में इनके बीच में जो है आयनिक फोर्स लगा रखी है, आयनिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इनके बीच में, इसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, अच्छे मतलब कि सॉलिड में पाए जाते हैं। इनको तोड़ने के लिए ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। जनरली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होते हैं, जैसे आप पानी में डालोगे आसानी से सोल्यूबल हो जाएंगे, बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि हमारे केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्सेट्रा, इनमें सोल्यूबल नहीं होते बच्चों, क्योंकि हमारे जो और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो एक तरीके से इनको ब्रेक नहीं कर सकते इनके बॉन्ड्स को, ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों एक्वा सॉल्यूशन में, आयनिक कंपाउंड जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है बच्चों, सीधी सी बात है, रीजन सिंपल सा है कि भाई जैसे उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, बोलो, पानी में डालने के साथ बच्चों को क्या करेंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। चलिए लास्ट टॉपिक आता है बच्चों अकरेंस ऑफ मेटल्स, इसको ध्यान से सुनना बच्चों, अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो कहता है द कंपाउंड्स मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कैन बी टर्म्ड एज मिनरल्स। तो कह रहा है जो अर्थ क्रस्ट से हम निकालते हैं उनको हम मिनरल्स बोल सकते हैं। तो ओर्स क्या होता है बच्चों, कहता है मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल्स कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर्स। कह रहा है कि जो हम कंपाउंड हमें मिला है अर्थ क्रस्ट से, उसमें से हम अपने फायदे के लिए जो मेटल निकालते हैं उसको आप ओर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सल्फाइड ओर्स होते हैं, कुछ कार्बोनेट ओर्स होते हैं, कुछ ऑक्साइड ओर्स होते हैं।
तो यानी कि एनवायरनमेंट में जो हमारे अर्थ क्रस्ट से मिली हुई है वो सल्फाइड ओर्स हो सकते हैं, कार्बोनेट ओर्स हो सकते हैं, ऑक्साइड ओर्स हो सकते हैं। तो हमें उससे मेटल को अलग निकालना पड़ता है। चलिए उसी इसी प्रोसेस को बच्चों, इसी स्टडी को हम मेटलर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, मेटल एट बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों मेटल सबसे नीचे पड़ रहे थे, बहुत लीस्ट रिएक्टिव थे, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे बच्चों फ्री स्टेट में पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट नहीं करते तो ये किसी के साथ कंपाउंड बना के नहीं रहते। ठीक है, तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। चलिए फिर वहीं पर बच्चों मेटल की अगर बात करें तो मेटल इन मॉडरेट रिएक्टिविटी, जैसे कि जिंक, आयरन और लेड, ये सारे बच्चों मिडिल रिएक्टिविटी में रहते हैं इनकी सीरीज में। ठीक है, तो ये सारे साइड कौन से बना दिए रहते हैं बच्चों, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर्स के रूप में रहते हैं, जिनको और जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, और ये बच्चों किस में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों गैंग। गैंग क्या होता है बच्चों, ओर्स आर फाउंड मिक्स्ड विद अर्थली इंप्योरिटीज लाइक सॉइल। बच्चों देखो ओर्स आपको जो मिलेंगे उसके अंदर मिट्टी भी होगी, ठीक है, इंप्योरिटीज पाई जाएगी, सैंड होगा, ठीक है, तो ये सारे इंप्योरिटीज को हम गैंग बोलते हैं। इसको रिमूव करना पड़ता है आपको, अच्छे से प्योर मेटल लेने के लिए आपको इसको इंप्योरिटी को हटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। मेटलर्जी क्या है, मेटल को निकालना और से, वो मेटलर्जी कहलाती है हमारी। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ओर्स निकालेंगे, ओर्स में से फिर क्या कराएंगे उसको बच्चों, ओर्स में से हम मेटल को निकालेंगे, देखते हैं कैसे कैसे होता है। ऑब्टेनिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। चलिए बच्चों जो एक्टिविटी सीरीज में लो रहते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, उनकी मेटल को कैसे निकाला जाएगा, तो ऑब्टेनिंग बाय हीटिंग। बच्चों हीट करके निकाला जाता है ओर्स एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पर एयर में हीट करो तो वो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ओर्स को हीट करने से हमारे को मेटल मिल जाता है। एग्जांपल के लिए देखो, फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास मरकरी था, मरकरी जो है जिसको सिनेबार बोलते हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर्स होता है मरकरी का, तो मरकरी का सल्फाइड ओर्स था HDS, उसको हीट किया बच्चों, हीट करते के साथ क्या बन गया वो बच्चों, हमारे पास मरकरी ऑक्साइड आ गया और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, हीट करने पर तो मरकरी ऑक्साइड बन गया, और मरकरी ऑक्साइड को बच्चों फिर हम क्या कराएंगे, दोबारा से हीट करने के, या फिर उसको क्या कराएंगे, रिडक्शन करा के उसको HG अलग निकाल लेंगे बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन होती है यहाँ पर। फिर उसी तरीके से कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड ओर से अगर कॉपर को निकालना हो तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, हीट कराएंगे उसको, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत है, इसको उठा लेंगे हम, तो इसको उठाएंगे फिर से, फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर से इसको एक बार जो है इसका रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन कराने के बाद क्या करेंगे बच्चों, कॉपर हमें अलग मिल जाएगा, तो यहाँ पर कॉपर हमारे को मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी। बच्चों अब हम उन मेटल को अलग करेंगे जो कि मिडल में पड़ते हैं रिएक्टिविटी में, जैसे कि जिंक हो गया, तो जिंक सल्फाइड था बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, हीट कराया तो जिंक ऑक्साइड बना। अब जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको उठा लेते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो जिंक ऑक्साइड को बच्चों दोबारा से क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे ना उसका, ZnO को रिडक्शन करा देंगे, रिडक्शन करा के और Zna मिल जाएगा हमें। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों रिडक्शन जरूर होगा। मेटल ओर्स की अगर बात करें जो कि स्ट्रांगली लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ध्यान रखना बच्चों, अब यहाँ पर एक प्रोसेस आता है, एक था रोस्टिंग हमारा ऊपर वाला, ठीक है, जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में होएगा, और दूसरा आता है हमारा कैल्सिनेशन बच्चों। तो ध्यान रखना सल्फाइड ओर्स में रोस्टिंग होता है, यानी कि उसको सिंपल रोस्टिंग किया जाएगा उसका, यानी कि एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में। लेकिन बच्चों जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, C4 कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन, ठीक है, तो इसका कैल्सिनेशन बोलते हैं, और कैल्सिनेशन में क्या होता है बच्चों, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ध्यान रखना इसमें लिमिटेड सप्लाई होती है एयर की, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, हीट करना होता है, ऑक्साइड मिल जाता है, और ऑक्साइड को फिर क्या करा देंगे बच्चों, रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन ही तो हटाना है यहाँ पे, हमारे को जिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब रिड्यूस कैसे कराते हैं बच्चों, रिडक्शन कैसे कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं हम, जैसे कि कार्बन डाल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, डिस्प्लेस करा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करा के, जैसे कि एल्यूमिनियम डाल के, ठीक है, इसको डाल के, तो यहाँ से क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट करा के भी करा सकते हैं। चलिए एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर पड़ते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उनकी बात करते हैं, तो बच्चों उनको अलग निकालने के लिए दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी टू ऑक्सीजन एंड कार्बन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी होती है इनके पास, तो इनको अलग निकालने के लिए बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कराना पड़ता है, ठीक है, रिडक्शन कराना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, तो उसको Na+ के रूप में और Cl- के रूप में निकाला जाएगा, तो यहाँ से जो है एनोड और कैथोड का एग्जांपल दिया गया है, तो एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शन हो सकती है। तो बच्चों ये बहुत इजी है, ठीक है,
रिफाइनिंग ऑफ मेटल की अगर बात करें तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में बच्चों ये वाला प्रोसेस आप पढ़ोगे, यहाँ पर आपको साफ साफ पता लग जाएगा जो हमारी इम्प्योरिटीज रहती है वो एज अ मड की तरह नीचे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा कॉपर होता है, प्योर कॉपर होता है, वो कहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है बच्चों, कैथोड पर अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर क्यों जो कॉपर है हमारा वो कहाँ से निकल रहा है, एनोड से निकल रहा है, पॉजिटिव से, ठीक है। और कैथोड हमारा नेगेटिव होती है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है कॉपर वहां पर। तो यहाँ से प्योर मेटल निकाला जा सकता है। तो बच्चों लास्ट में हमारा कोरोजन, कोरोजन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोरोजन क्या होता है, हमारा एक ऐसी प्रोसेस होता है जो कि चैप्टर नंबर 1 में भी कराया था, जिसमें क्या होता है कोई भी मेटल हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वाटर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिससे कि वो थोड़ा डिके होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसको कोरोजन कहते हैं। उसके प्रिवेंशन दिए हुए बच्चों यहाँ पे कोरोजन से कैसे कैसे बचाया जा सकता है, तो कृपया करके सारे बच्चे इनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बच्चों ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब हमारा बच गया चैप्टर नंबर 4, जो कि मैं आपको अभी के अभी रिवाइज कराऊंगा और आपको चारों चैप्टर केमिस्ट्री के रिवाइज हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये है आपका केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर जो कि आपके सिलेबस का है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो ये ओवरव्यू दिया हुआ है इसका, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम इस पे डायरेक्ट चलते हैं, हम क्या क्या पढ़ना है उस पर चलते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है हमारा, तो कार्बन की बेसिक नॉलेज दी गई है बच्चों। तो कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट बताया गया है। कार्बन को यानी कि वर्सेटाइल का मतलब यहाँ पर बच्चों है बहुत ज्यादा रिएक्टिव या फिर बहुत ज्यादा जगह पाए जाने वाला, ऐसे नेचर को हम वर्सेटाइल नेचर कहते हैं, ठीक है। दूसरा बताया गया कि बच्चों अर्थ की क्रस्ट में जो कार्बन 0.02% रहता है, ठीक है। और वहीं पर एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.03% रहता है। तो कुल मिला के कार्बन देखा जाए तो अर्थ के ऊपर बहुत लेस अमाउंट में कार्बन है, लेकिन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। लेकिन फिर भी सारे लिविंग स्ट्रक्चर कार्बन बेस्ड है। कार्बन प्रेजेंट इन पेपर, प्लास्टिक, लेदर, रबड़, एवरीवेयर। कह रहे हैं कि इतना कम कार्बन होने के बावजूद भी हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट है। उसका रीजन जानना है इस चैप्टर के अंदर हमें। तो कार्बन के लिए उसके बच्चों लिए सबसे पहले बात करते हैं हम, क्या मतलब धीरे धीरे पता लग जाएगा आपको। तो बच्चों यहाँ पे पहले बताया है कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कार्बन के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। सर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं सर? कोवलेंट बॉन्ड बच्चों को होते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं, यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो वैलेंसी अगर देखी जाए तो छठे नंबर पे आता है 2 4। वैलेंट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब 4 इलेक्ट्रॉन क्या देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बच्चों उसके पास क्या हो जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो जिसको वो होल्ड करके नहीं रख पाता, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऑफ 4 लॉस कर दे, 4 लॉस कर देगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, उसकी एक तरीके से न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद वो उसको स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो इसका मतलब ये है ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस केस में वो क्या करता है बच्चों, इस चीज को सही करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करता है ना लॉस करता है। तो कार्बन क्या करता है बच्चों, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को नोबल गैस कन्फिगरेशन बनाने के लिए वो शेयरिंग करता है बच्चों। शेयरिंग करता है वैलेंस शेल को, इलेक्ट्रॉन्स को अदर एटम्स के साथ, अदर एटम के साथ, अदर एलिमेंट के एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, किसी के भी साथ वो आप क्या कर सकता है, अपनी वैलेंस शेल को शेयर कर सकता है। जिसकी वजह से शेयरिंग करने की वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को स्टेबल बना लेता है, नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे क्या बन के आते हैं बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बन के आते हैं। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू आउटर शेल ऑफ द बोथ एटम व्हिच देयरबाय अचीव नोबल गैस कन्फिगरेशन। दोनों ही अचीव कर लेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन शो इन बिलो। जैसे कि मॉलिक्यूल बताया गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के इस एक हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस एक हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इन्होंने शेयरिंग कर ली। जैसे कि यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, इन्होंने आपस में शेयरिंग कर ली। तो आप देखो इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, शेयरिंग से दोनों का काम कंप्लीट हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा शेयरिंग वाला बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे ही बच्चों O2 का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है बच्चों। O2 का मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो, O के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। लेकिन अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये स्टेबल नहीं होगा, मतलब कि ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे कि इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में जो है शेयरिंग हुई, शेयरिंग से बना है बॉन्ड, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है बच्चों, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, याद रखना।
ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, 2 की हुई थी, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है। इसमें नाइट्रोजन में 5 होते हैं वैलेंस शेल में, इसके भी वैलेंस शेल में 5 होते हैं। अब वैलेंस शेल में 5 होते हैं तो दोनों को किस कितने की जरूरत है, 3-3 की जरूरत है, लेकिन दोनों एक दूसरे को 3-3 नहीं दे सकते, तो देने से बेटर क्या करते हैं, वो शेयरिंग कर लेते हैं आपस में। और शेयरिंग करने के बाद क्या बन जाता है बच्चों, उनके बीच में शेयरिंग हो जाती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। आप देख सकते हो इस नाइट्रोजन के भी कंप्लीट हो गए, इस नाइट्रोजन कंप्लीट हो गए, 6 की शेयरिंग हुई, जिसकी वजह से क्या बन गया बच्चों, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो सीधा सा मतलब ये हुआ बच्चों, ये स्टेबल हुए, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों बात करते हैं क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ऐसा नहीं है। ये दूसरे के साथ भी कर सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन किसके साथ कर रहा है बच्चों, हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है। लेकिन वहीं पर CO2 में देखोगे आप, कार्बन किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, दो ऑक्सीजन के साथ अपना कंपाउंड बना रहा है और स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर H2S है, यहाँ पर हमारा NH3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, शेयरिंग करके वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हो, अपनी शेयरिंग करके वो अपने आप कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो शेयरिंग से बनता है उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, और जो उनके बीच में बॉन्ड बना है शेयरिंग से वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए बच्चों यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन से आप पढ़ सकते हो इसको। क्या है बच्चों कि एविडेंस है दैट नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 1, 2 और 3। कह रहा है शेयर्ड पेयर बच्चों क्या हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। इसका मतलब बॉन्ड डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स इज कोवेलेंट बॉन्ड। और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, बताते हुए आ रहा था। ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या रहते हैं, कम रहते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दोनों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या रहते हैं, कम रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या रहता है बच्चों, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, बिकॉज ऑफ द वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट बच्चों क्या है, दीस मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों क्या होता है कि जो इनके बॉन्ड्स होते हैं वो जब ब्रेक होते हैं तो वो आयंस नहीं देते। ठीक है, और आयंस नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, चार्ज पार्टिकल चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो नो चार्ज पार्टिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज जो है आपको पढ़ाया भी गया क्लास में, तो बस आपको जस्ट रिवीजन के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप ऑफ कार्बन में 3 एलोट्रोप है बच्चों, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बंगस्टर फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो डायमंड क्या है बच्चों, डायमंड में हर एक कार्बन का जो एटम होता है वो 4 कार्बन एटम से अटैच रहता है, तो वो डायमंड होता है। हमारा बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है। ग्रेफाइट में क्या रहता है बच्चों, हर एक कार्बन एटम जो है 3 कार्बन एटम से अटैच रहता है, लेकिन वहीं पर बंगस्टर फ्लोरीन में 60 कार्बन एटम्स रहते हैं टोटल। ठीक है, तो वहां पर अगर यूज ऑफ डायमंड की अगर बात करें तो मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है, थर्मोमीटर्स वगैरह में। ठीक है, और वहीं पर ग्रेफाइट की बात करें तो पेंसिल लेड हो गई, यानी कि पेंसिल में जो नोक डलती है वो हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स हो गई। ठीक है, ड्राई लिब्रिकेंट हो गया, ये सारी इसमें जो है ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। All airdrops have the chemical properties, कह रहा है same chemical properties, the difference between diamond and graphite। अब देखो कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहते हैं, लेकिन डिफरेंस है किसमें, डायमंड में और ग्रेफाइट में। देखते हैं क्या होता है। कहता है इट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। तो बच्चों सब्सटेंस है कि हार्डेस्ट, यानी कि डायमंड क्या हमारा सबसे हार्ड होता है, ग्रेफाइट लेकिन क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, इट कहता है इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन डायमंड हमारा हीट का गुड कंडक्टर है, लेकिन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर है ये। ठीक है, लेकिन ये कहता है डायमंड इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये हमारा ओपेक होता है। ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है बच्चों, ओपेक होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, हमने बात करी थी कार्बन इतने कम अमाउंट में होने के बावजूद भी इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, ऐसा क्यों? तो वर्सेटाइल नेचर है बच्चों उसका, क्या ऐसा है, वर्सेटाइल नेचर। तो वर्सेटाइल की बात करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वर्सेटाइल नेचर होने की कार्बन के अंदर। क्या, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, आइसोमेरिज्म। तो बच्चों क्या होता है कैटिनेशन? कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन क्या करता है, कार्बन कार्बन अपने जैसे एटम्स के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना सकता है। ये प्रॉपर्टी कार्बन के पास पाई जाती है। तो क्या सर जी ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास पाई जाती है? ऐसा नहीं है बच्चों, कार्बन के पास भी पाई जाती है और अदर एलिमेंट्स के पास भी पाई जाती है, लेकिन अदर एलिमेंट्स के पास बच्चों क्या होता है, एक लिमिटेड होती है, यानी कि एक लिमिट होती है उनकी। लेकिन कार्बन की बताई जाती है कि नो लिमिट, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, ये लॉन्ग चेन बना सकता है कितनी भी चाहे, तो इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यानी कि अगर 2 कार्बन, जिसके अंदर 2 कार्बन हुए वो अलग कंपाउंड हो गया, जिसके अंदर कार्बन टोटल कार्बन कितने हुए 3 हुए तो वो अलग कंपाउंड हो गया, जिसके अंदर टोटल कार्बन 4 हुए वो अलग कंपाउंड हो गया, जिसके अंदर 5 हुए वो अलग कंपाउंड हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अलग अलग नंबर ऑफ कंपाउंड्स पे 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग, तो सबके कंपाउंड बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसे ही बच्चों टेट्रावैलेंसी,
टेट्रा वैलेंसी है बच्चों। टेट्रा वैलेंसी में क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बच्चों। 4 वैलेंसी होने के कारण वो क्या कर सकता है बच्चों, एक ही टाइम पर 4 अलग अलग या फिर एक जैसे एटम के साथ जुड़ सकता है, एक्स वाई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई जेड, ठीक है, डब्ल्यू। तो ये देख सकते हो आप, एक ही टाइम पर क्या कर सकता है, कार्बन अलग अलग के साथ जुड़ सकता है, ठीक है, तो टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, ये आइसोमर बनाता है बहुत ज्यादा, यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आइसोमर में बहुत तरीके होते हैं बच्चों, आइसोमेरिज्म अभी आपको सिंपल सा पढ़ना है वैसे, लेकिन आप आगे आगे क्लास में आओगे तो आइसोमेरिज्म भी काफी तरीके के होते हैं। आइसोमेरिज्म में जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, कन्फॉर्मेशंस हो गई, बहुत तरीके के आइसोमेरिज्म होता है। इसी कारण बच्चों क्या होता है, इसका वर्सेटाइल नेचर होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ टेट्रा वैलेंसी, आप यहाँ से पढ़ना, और जो है कैटिनेशन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्या, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो बच्चों सबसे पहले आप तो पढ़ रहे हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं बच्चों। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की वजह से बने होते हैं, दोनों से मिलकर बनते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो बच्चों कुछ हाइड्रोकार्बन होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है साइक्लिक, ठीक है। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होता है बच्चों, एक में होते हैं स्ट्रेट चेन, एक में होती है ब्रांच चेन, ठीक है। तो ब्रांच चेन अलग हो जाते हैं, तो लेकिन स्ट्रेट चेन की अगर बात करूं तो स्ट्रेट चेन में बच्चों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये कौन से होते हैं बच्चों, सैचुरेटेड में आते हैं बच्चों एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो बच्चों, क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, याद रखना, ये सैचुरेटेड होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड में बच्चों दो आते हैं, एल्कीन भी आता है और एल्काइन भी आता है, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे, या तो कोई डबल होगा या फिर कोई ट्रिपल होगा, एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। साइक्लिक में बच्चों एलिसाइक्लिक, और दूसरा भी आता है बच्चों जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो कहता है एलिसाइक्लिक में जैसे रिंग विद कार्बन एटम्स ओनली, ठीक है, जिसमें कौन सी रिंग आती है बच्चों, जिसमें कार्बन की रिंग आई खाली, ठीक है, रिंग विद कार्बन एटम एंड अदर एटम एलिमेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देख सकते हो आप, तो ये रिंग वाले कंपाउंड होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है टू हैव अ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन चेन एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, सो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन हैव 2 कार्बन एटम्स। यानी कि बच्चों कह रहा है एल्केन के अंदर क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए सारे के सारे। तो कार्बन, एक कार्बन से एल्केन तो बन सकता है, मीथेन बन सकता है, लेकिन बच्चों एल्कीन और एल्काइन की अगर बात करें तो उसके लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिखा रखा है एक स्ट्रक्चर किसका बच्चों, इथेन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है कि कार्बन, 2 कार्बन है, देखो नाम से पता लग जाता है, अगर एक 2 कार्बन है तो इथेन। मैं आपको बता देता हूं, 1 कार्बन के लिए मेथ यूज किया जाता है, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है, और 6 के लिए बच्चों हेक्स। तो ये 6 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर 7 के लिए हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है, 10 के लिए होता है। तो ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों बना के देखने हैं अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। डॉट स्ट्रक्चर की अगर बात करो बच्चों, डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू, क्रॉस के थ्रू दिखाना है, और उसको हर एक के जो सर्कल होगा बच्चों, हर एक की जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन या फिर डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। डुप्लेट मतलब कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसलिए डुप्लेट, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बच्चों। बॉन्ड स्ट्रक्चर में अगर बात करें बच्चों, जैसे ये मीथेन है, मीथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन ऐसे अटैच है। इथेन है, इथेन में बच्चों यहाँ पर C2H6 जिसका फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको बहुत इजी वे में स्ट्रक्चर बनाना है, याद रखना है क्या, कार्बन का हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना, 4 बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है, और अपने स्ट्रक्चर बनाते चलो। प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे बच्चों, ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, आपको हाइड्रोजन लगाकर उनको क्या करना है, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है। फिर पेंटेन में बच्चों कितने कार्बन होंगे, हमारे 5 कार्बन होंगे। चलिए उसी तरीके से बच्चों एल्कीन की अगर बात करो तो एल्कीन में इथीन से स्टार्ट होगा, मिथीन नहीं बनता बच्चों, क्योंकि मिथीन में एक ही कार्बन है और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना जरूरी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एल्कीन में क्या आता है बच्चों, डबल बॉन्ड जरूरी है, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड जरूरी है। तो एल्कीन में C2H4 बनता है पहला, यानी कि इथीन बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर प्रोपीन आता है, प्रोपीन में आप देख सकते हो 3 कार्बन है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आ गया ब्यूटीन, ब्यूटीन में आप देख सकते हैं नाम के पीछे इन लगेगा बच्चों, क्या लगेगा, इन। ब्यूट कहां से आया, 4 कार्बन से आया ब्यूट, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों एल्काइन की अगर बात करूं तो एल्काइन में एटलीस्ट क्या होगा बच्चों, एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा बच्चों, ध्यान रखना, एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। और जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट मेंबर है इथाइन, इथाइन में कार्बन 2 हैं लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड सिंगल, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। प्रोपाइन होता है बच्चों,
कार्बन तीन होंगे लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा, तो ये प्रोपाइन बन गया। इसमें लास्ट में आइन लग जाएगा बच्चों, ध्यान रखना लास्ट में आइन, ठीक है। इन में एल्कीन में इन लग जाएगा, एल्केन में इन लग जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन में आप देख सकते हो कार्बन 4 हैं और यहाँ पर एटलीस्ट एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड जरूर है, दो कार्बन के बीच में। चलिए आगे चलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर पे चलते हैं बच्चों। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं बच्चों? साइक्लिक सैचुरेटेड हो सकते हैं, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। साइक्लिक सैचुरेटेड में मतलब साइकिल में जितने भी कार्बन होंगे सब में सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड में बच्चों यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड आ जाता है, जिसमें एटलीस्ट डबल, यहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, डबल ही आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन में देखोगे आप तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, यहाँ पर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, और ये आपका स्ट्रक्चर बन के आ जाता है बेंजीन का, जिसको C6H6 बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो बच्चों इसमें आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आ जाता है, पहली बात तो आइसोमर होते क्या है बच्चों? आइसोमर वो कहते हैं कि जिसमें केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, उसको आइसोमर कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें जो कि आपकी क्लास में सिलेबस में है, तो दीज आर कंपाउंड हैविंग द आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहले जैसे कि एन ब्यूटेन हो गया, मान लो 4 कार्बन वाला कंपाउंड था एन ब्यूटेन, जो कि आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये कंपाउंड था आपके पास, एन ब्यूटेन बोलते हैं इसको। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि चार कार्बन को मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया कि एक ब्रांच निकल गई, तो आप इस चेन को ले लो तो ये वाली ब्रांच हो गई बच्चों, तो ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा? आइसोब्यूटेन, ध्यान रखना। तो एन पेंटेन है, मान लो एन पेंटेन में क्या है, सिंपल चेन में जुड़े हुए हैं 5 कार्बन, लेकिन यहीं पर आप देखोगे तो इस वाले में चेन में हो गए बच्चों कितने, 4 कार्बन, लेकिन एक हमारा किस में आ गया, ब्रांच में आ गया, तो इसको हम आइसोपेंटेन बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से बच्चों अगर मान लो 5 कार्बन है लेकिन चेन में कितने हैं बच्चों, आपको लॉन्गेस्ट चेन में आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर ब्रांच में चले गए ऊपर, इसको नियोपेंटेन बोलते हैं, ध्यान रखना बच्चों, इनके नाम एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोएटम या फिर फंक्शनल ग्रुप, जिसको बोलते हैं एंड फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, ठीक है, हेटेरोएटम एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, फिर तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअल में क्या बताया गया है कि कार्बन की चेन के अंदर अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, बात आती है सर जी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप बच्चों एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो क्या करे आपकी चेन आपके कंपाउंड में आकर अटैच हो जाए और वो आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल दे, उसके नाम को बदल दे, उसकी जो है बिहेवियर को बदल दे, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, यानी कि फंक्शन ही बदल देगा पूरे, ठीक है, आया बदल के चला गया, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं बच्चों। किस तरीके के फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों, जैसे कि हेटेरोएटम की अगर बात करें तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सी, ठीक है, इसमें हमारे हेलोजेंस बोलते हैं इसको, हेलो ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, हेलो ग्रुप, जिसको हेलो ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जो हमारे हेलोजन वाला ग्रुप है ना, ग्रुप नंबर 17, उसमें हेलोजेंस आते हैं, तो बच्चों इनमें वो होता है, लेकिन मेनली हम क्लोरीन और ब्रोमीन का नाम याद रखेंगे, लेकिन फ्लोरीन और वो आता है। तो क्लोरीन के लिए एब्रिविएशन क्या यूज करोगे बच्चों, क्लोरो ब्रोमो, ये 2 वर्ड यूज करोगे आप, ठीक है। और क्लोरीन दिखाएगी कैसे बच्चों, Cl लग जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, Br आयोडीन, ठीक है, ये भी लग जाता है। उसी तरीके से बच्चों ऑक्सीजन जिसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो हमारे 4 हैं, इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो अल्कोहल कौन से होते हैं बच्चों, पहचान कैसे करोगे, आपको OH नेगेटिव OH दिखाई देगा आपको, यानी कि लास्ट में या फिर कहीं पर चेन में क्या लगा हुआ नजर आएगा, OH नजर हुआ आएगा, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या होता है बच्चों, OH नजर आता है। एल्डिहाइड में क्या नजर आएगा बच्चों, आपको CHO, आपको एल्डिहाइड में CHO या फिर इस तरीके से नजर आएगा। कीटोन में बच्चों आपको याद रहे कार्बन CO नजर आएगा, लेकिन ये कीटोन हमेशा चेन के बीच में जुड़ता है, यानी कि ये जो है कॉर्नर पे नहीं जुड़ेगा, ये बीच में जुड़ेगा, ध्यान रखना चेन की, ठीक है, यानी कि इसके लेफ्ट में भी कार्बन होना चाहिए और राइट में भी, यानी कि इस हिस्से में भी कार्बन होना चाहिए और इस हिस्से में भी कार्बन होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों COOH बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी कॉर्नर पे जुड़ता है। तो ये कुछ ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर सफिक्स और वो सब दिखाया नहीं गया है बच्चों, लेकिन मैं आपको लिखकर बता देता हूँ क्या बनेगा। कैसे है कि बच्चों नोमेनक्लेचर की अगर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, तो जो आपने को मैंने ग्रुप कंपाउंड बताया वहां पे ऊपर फंक्शनल ग्रुप, उसके नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर मान लो हमारे पास क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन में बच्चों नाम के पीछे इन लग जाएगा, ठीक है, सफिक्स में, प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा, बस प्रीफिक्स में नंबर ऑफ कार्बन्स पे डिपेंड करता है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, क्या है, तो इन लग जाएगा तो हमारा एल्कीन में, आइन लग जाएगा हमारा, लास्ट में आइन लग जाएगा किसमें, एल्काइन में। अल्कोहल में बच्चों नाम के पीछे ओल लग जाता है, मान लो अगर हमारा 1 कार्बन का अल्कोहल है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मिथेनॉल, मिथेनॉल, नाम के पीछे ओल लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एल्डिहाइड में क्या लग जाएगा, नाम के पीछे अल लग जाएगा, यानी कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसे सब, ठीक है। कीटोन में बच्चों ओन लग जाता है, नाम के आगे, नाम के पीछे ओन लग जाता है, यानी कि मिथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, ये सारी चीज हो गई।
कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ओइक एसिड लग जाता है नाम के पीछे, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, ये सारे एसिड लग जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, इसमें क्लोरो, ब्रोमो, लेकिन बच्चों ये सफिक्स में नहीं लगेगा, ये प्रीफिक्स में लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया था एक्चुअल में, यहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स की बात है। प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, नाम के आगे लगने वाला, और वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेलोजन होगा और बाकी नाम के पीछे लगेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। उसके ऊपर एक और चीज थी बच्चों, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों, होमोलोगस सीरीज बच्चों वो ऐसी सीरीज होती है जिसका जो अगर मान लो दो कंपाउंड आपके पास गिवन है और अगर उनका डिफरेंस, उनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों, सबके बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा हो, अगर इतने का डिफरेंस आ रहा तो वो होमोलोगस सीरीज कहलाएगी, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में बच्चों समजातीय श्रेणी कहते हैं, क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। बच्चों इसका मतलब है कि ऐसी सेम जाति के, मतलब कि ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास एल्केन है, अब एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अगर इनके बीच में डिफरेंस निकालोगे ना तो CH2 का डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। मैथ में आपने AP पढ़ी थी ना, कॉमन डिफरेंस निकालते थे उसी तरीके से, तो CH2 का डिफरेंस निकाला, अगर सबके बीच में CH2 का डिफरेंस है तो समझ जाओ क्या है वो, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, होमोलोगस सीरीज क्या होती है हमारी, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है बच्चों तो हम आप नीचे कमेंट कर देना, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इनकी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की अगर बात करूं, सबसे पहले आते हैं कंबशन। कंबशन बहुत इजी है बच्चों, कार्बन कंपाउंड जो हमारे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करेंगे, कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो कंबशन क्या होता है बच्चों, कंबशन आर द प्रोसेस इन व्हिच एनी सब्सटेंस बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर है ना, कंबशन में फ्लेम टेस्ट किया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कैसे पता लगाया जाता है बच्चों, फ्लेम टेस्ट से। फ्लेम टेस्ट से बहुत इजी है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर वो जलता है ना बच्चों तो वो फ्लेम जो है ना एक तरीके से अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होती है और उसका कंप्लीट कंबशन होता है, येलो और सूटी फ्लेम यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि इसमें है ना ऑक्सीजन उसको लिमिटेड एयर में सप्लाई करोगे तो अगर अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन दोगे तो कंप्लीट कंबशन होगा और वो वहां पर धुआं नहीं निकलेगा, सूटी फ्लेम नहीं निकलेगी। लेकिन अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वहां पर क्या निकलेगा बच्चों, धुआं निकलेगा और सूटी फ्लेम बोलते हैं उसको। तो जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं ना बच्चों, हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, सूटी फ्लेम नहीं देते, वो नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। लेकिन वहीं पर बच्चों जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो जनरली क्या करते हैं बच्चों, सूटी फ्लेम देते हैं, यानी कि धुएं वाली। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को पहचान सकते हो आप इसके थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। इसमें आपसे नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीजन के नंबर बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, मान लो हमारे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है इथेनॉल लिया हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन करा के बच्चों एसिडिफायर के प्रेजेंस में, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जैसे कि यहाँ पर हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया हुआ है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनके प्रेजेंस में आप इसको ऑक्सीडाइज कराओ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है आपको। यानी कि एक बेस्ट रिएक्शन है क्या करने के लिए बच्चों, अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, ध्यान रखना एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बच्चों एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यानी कि एडिशन को हाइड्रोजन को ऐड कराया जाता है। तो मान लो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, उसमें हाइड्रोजन को ऐड कराया गया तो सिंगल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है एक बॉन्ड टूट के दो हाइड्रोजन हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या बन जाता है, सैचुरेटेड। यानी कि ये बेस्ट रिएक्शन है क्या करने के लिए, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए। तो इसमें जो है और भी बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड वो जो कि हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है, एंड ऑयल विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग। कुकिंग में ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे को दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से ही पता लग रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, क्लोरीन डाल के क्या कर दिया गया, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और यहाँ पर बन गया हमारा क्लोरीन अटैच हो गया, तो यहाँ पर बन गया हमारा क्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि कार्बन यहाँ पर मान लो हमारे पास मीथेन था और मीथेन में 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे, लेकिन हमारा क्लोरीन आया और इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया और क्लोरीन चिपक गया इस पे। तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की इथेनॉल की, तो मेल्टिंग पॉइंट बच्चों दिया हुआ है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, बर्निंग टेस्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा टेस्ट इसका, ठीक है, कड़वा सा थोड़ा बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज, ठीक है, ध्यान रखना, इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लेथल, यानी कि बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है हमारे लिए। कंजप्शन जो है इसका ना के बराबर करें तो अल्कोहल इनटेक करना बहुत बेकार है, ठीक है, ध्यान रखना।
केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, जैसे कि अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों क्या बना लेता है, सोडियम इथोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन वहीं पर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर एसिड के साथ करता है, ठीक है, तो क्या बना लेता है बच्चों, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है और इथीन बना लेता है। तो यार अगर ना इथीन में कन्वर्ट करने के लिए ये करो, अल्कोहल से इथीन बन जाएगा, और आपको अगर मान लो हमारे पास क्या बनाना है, सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन के बारे में, आप प्रैक्टिस कर लेना इनको लिख लिख के, आपको समझ में आ जाएगी। उसका रीजन है बच्चों यहाँ पर, तो जहाँ पे क्लीवेज होता है, दो तरीके के क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज और हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, जिस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ध्यान रखना बहुत बार क्लीवेज कैसा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आपको क्लीवेज दिखाया गया कि जो डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड होगा जिसमें पेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप्स वगैरह में, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है बच्चों इनका, इन अल्कोहलिक ब्रेविजर्स, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, यूज ऑफ इथेनॉल, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, और लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, टॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है, अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इथेनोइक एसिड की, तो जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इथेनोइक एसिड का यहाँ पर फ्रीज पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, मिसिबल इन वाटर, यानी कि वाटर में घुल जाता है, मिसिबल हो जाता है, सॉ टेस्ट होता है, खट्टा होता है, एसिड है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, जो ये 3 से 4% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। तो यहाँ पर कुछ बताई गई चीजें, ठीक है। फिर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, इसकी इथेनोइक एसिड की रिएक्टिविटी, रिएक्ट विद एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो रिएक्ट विद सोडियम, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, जो कि मैं चैप्टर नंबर 2 में बता चुका हूँ, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बता चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, एस्टर और वाटर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लास्ट वाली, तो याद रहे इथेनोइक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, और ये सारी इकट्ठी रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, और हमारा जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एस्टर तो इस तरह बनेगा। ये एस्टर वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, तो प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास कैटलिस्ट के रूप में, मतलब कैटलिस्ट भी होता है वहां पे, तो स्मेलिंग होती है अच्छी, गुड स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग आती है, वहां पर एस्टर बन जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन याद रहे, स्वीट स्मेलिंग से पहचान लो कि एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें तो बच्चों हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ऑन हीटिंग विद एसिड और बेस एस्टर फॉर्म ब्लैक एंड ओरिजिनल ऑफ अल्कोहल एंड बैक टू द ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आप हीट करोगे तो वापस मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। इसके बाद बच्चों लास्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना सोप की बेसिक प्रॉपर्टीज और डिटर्जेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज और क्या क्या होता है इसमें। तो सोप इज सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप क्या है बच्चों, सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है लॉन्ग चेन के साथ, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सोप आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर मतलब कि मीठे पानी में इफेक्टिव होता है, ठीक है। इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर, खारे पानी में इफेक्टिव नहीं होता। डिटर्जेंट आर कॉमन, डिटर्जेंट क्या होता है, अमोनियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेट सोल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद लॉन्ग चेन, ठीक है। ये सल्फोनेट और अमोनियम सोल्ट होते हैं, इफेक्टिव इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, यानी कि हमारा जो डिटर्जेंट होता है दोनों में इफेक्टिव होता है, ध्यान रखना। आयनिक पार्ट की बात करें तो इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, जो कि पानी के साथ चिपक के रहता है, एंड हाइड्रोजन की जो हमारे हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो कि किसमें रहता है, सोप मॉलिक्यूल में रहता है। तो आयनिक पार्ट होता है और एक हमारा हाइड्रोकार्बन का चेन होती है, ठीक है, दो पार्ट होते हैं इसके। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं हम, क्लीनिंग, ठीक है, वो ऊपर स्ट्रक्चर बता दिया था। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप की अगर बात करें तो बच्चों होता क्या एक्चुअल में, जब डट के ऊपर आप इस्तेमाल करते हो, इस पे मोस्टली जो डट होती है हमारी वो कैसी होती है बच्चों, ऑयली या फिर हमारी जो है ऑयली नेचर की होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें सोप अप्लाई करोगे तो जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरीके से कुछ ऑयल को घेर लेते हैं, ऑयल के डट को घेर लेते हैं। कैसे घेरेंगे, तो बच्चों जहां पर ऑयल होता है वहां पर वाटर नहीं होता, तो यहाँ पर कौन सा एंड आएगा, जो पानी से डरता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक एंड इस पे चिपक जाता है, और जो आयनिक एंड होता है वो बाहर की तरफ रहता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है किसके चारों तरफ, डर्ट के चारों तरफ, तो इसको हम रेडिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक रेडिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इसमें आयनिक पार्ट बाहर की तरफ होते हैं और हमारे लॉन्ग चेन वाला सिस्टम अंदर की तरफ रहता है।
जिसको हम मिसेल बोलते हैं बच्चों। इसका नाम क्या है, मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ये ना नाम मिसेल। तो ये मिसेल बन जाता है बच्चों, और जैसे जैसे इसको रगड़ा जाता है कपड़े को, धोया जाता है, पीटा जाता है कपड़े को, थोड़ा एजिट किया जाता है, तो ये मिसेल का क्या करता है, धीरे धीरे ऑयल को लेकर, यहाँ पे बीच में था, डस्ट पार्टिकल को लेकर मिक्स हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, और पानी हमारा गंदा हो जाता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज और आती है कि सोप मॉलिक्यूल जब बनता है तो बोथ नीड टू केमिकल एजिटेटेड, तो इसको रगड़ा जाता है, रिमूव द, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द डर्ट फ्रॉम क्लॉथ। अब स्कम का नाम आता है बच्चों, स्कम क्या है, तो स्कम बच्चों एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्लीनिंग एक्शन में जो करता है वो क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है, यानी कि रुकावट बनता है। अब बात आती है सर, ये क्लीनिंग एक्शन में रुकावट बन रहा है, तो सीधी सी बात है ये क्यों बनता है फिर। तो बच्चों ये सारा डिपेंड करता है आयंस के ऊपर कि तुम्हारे वाटर कौन सा है। अगर तुम्हारा हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में आयंस के नंबर ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से स्कम का फॉर्मेशन ज्यादा हुआ। लेकिन सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, आयंस कम होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है बच्चों, आयंस कम होते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, बच्चों आयंस की कंसंट्रेशन क्या रहती है, सॉफ्ट वाटर में कम रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर में आयन की कंसंट्रेशन कम रहती है, जिसकी वजह से स्कम का फॉर्मेशन कम होता है, ठीक है, क्योंकि आयन से ही रिएक्ट करके स्कम बनता है, ठीक है। और आयन सॉफ्ट वाटर में कंसंट्रेशन कम रहती है तो स्कम भी कम बनता है, तो क्लीनिंग एक्शन अच्छे से होता है। लेकिन वहीं पर डिटर्जेंट जो वहीं पर हार्ड वाटर की अगर बात करूं, तो हार्ड वाटर में क्या होता है बच्चों, आयन की कंसंट्रेशन क्या रहती है, ज्यादा रहती है। आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है हार्ड वाटर में, तो इससे क्या होता है भाई, ज्यादा कंसंट्रेशन होने से स्कम क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। स्कम ज्यादा बनेगा तो क्लीनिंग एक्शन में रुकावट बनेगी, समझ में आ रही बात। तो स्कम ज्यादा बनता है तो क्लीनिंग एक्शन में रुकावट बनती है। इसीलिए बच्चों क्या होता है, जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट दोनों पानी में इफेक्टिव होता है काम करने में। क्यों, क्योंकि वो पहले क्या करेगा, अगर तुम उसको हार्ड वाटर में लगाओगे ना डिटर्जेंट को, तो डिटर्जेंट क्या करेगा, जाके पहले हार्ड वाटर के आयंस को कम कर देगा। अब हार्ड वाटर के अगर आयंस कम कर दिए तो सीधी सी बात है क्या बन गया, सॉफ्ट वाटर बन गया। तो इसीलिए चैप्टर 2 में क्या बताया था, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आयंस को कम कर देता है, आयंस कम कर देता है, स्कम कम बनेंगे, क्लियर। इसीलिए डिटर्जेंट को बनाया गया था। तो यहाँ पर नीचे बच्चों कुछ ये आपका चैप्टर जो है कवर हो गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको जो है पूरी केमिस्ट्री आपको 4 चैप्टर जो है रिवाइज करा दिए हैं इस वन शॉट के अंदर। तो ध्यान रहे बच्चों, आपको इसको अच्छे से देखने हैं, स्लो करके देखने हैं थोड़ा, ठीक है। मैंने फास्ट फास्ट कराया, रिवीजन है आपकी बच्चों, रिवाइज करने हैं, अच्छे से सारी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल संजय क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी संजय क्लास की जो ऐप है आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर ले। आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल, आपके टेस्ट, आपके जो डाउट्स है वहाँ पे वो भी क्लियर हो जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसको जरूर डाउनलोड करें। और बच्चों बाकी आपको एग्जाम के लिए तैयारी करते रहो। आपको मैं इसी तरीके से वन शॉट में फिजिक्स और बायोलॉजी की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।